हेलो हेलो। हेलो। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। यस बेटा, मैथ का पेपर इजी आएगा, टेंशन मत लो। बस आज का ये लास्ट रिवीजन लेक्चर देख लो। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। एंड आपको तो लग ही रहा होगा आवाज की क्या हालत हुई है। एकदम बैंड बज गई बच्चों, बैंड बज गई। बिकॉज ऑलरेडी मॉर्निंग में मैंने लगभग 4 घंटे का लेक्चर लिया साइंस का। उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं बोल ही नहीं पा रहा था, इतनी आवाज बैठ गई। फिर भी आप देख रहे हो मैंने एक सेशन रखा हुआ है बच्चों। इसके अंदर मैं इसके अंदर आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाला हूं। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा बच्चों, आपको सिर्फ स्टडी के लिए टाइम दूंगा। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा चाहूंगा। आज हम लोग मैथ्स 2 पूरा कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स 2 का पूरा जो वेटेज है अगेन 58 मार्क्स का है। हर एक चैप्टर के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वो चैप्टर जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, भाई ये क्वेश्चन कर लो, आने वाला ही है। तो सबसे पहले इस मैथ्स 2 की बात करेंगे। तो मैथ्स 2 में टोटल, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, फटाफट गाइस शेयर कर दो सब लोग को। यस मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को आप शेयर कर दो ये पूरा का पूरा। क्या बात है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको शेयर करो अपने दोस्तों में एकदम से बढ़िया तरीके से। एंड पूरा का पूरा मैथ्स 2 में कवर करने वाला हूं, पूरा का पूरा मैथ्स 2 बच्चों। जस्ट एक मिनट। ओके बेटा, सॉरी, थैंक यू सो मच। बच्चा स्टूडियो में एक्चुअली अकेला हूं मैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फैजान। ठीक है, चलो। ओके, चलो आ जाओ सब लोग, आ जाओ फटाफट। यस, सो बच्चों लास्ट तक आप लोग ऐसी तरीके से देखो, बिकॉज आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कवर करने वाला हूं, देख लो सब लोग अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले बच्चों मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस या वो सारे टॉपिक पहले कराऊंगा जिसमें चांसेस है कि मैक्सिमम आपको फिट बैठ जाए, ठीक है। ओके, हाँ बेटा, बस मैं आपको नहीं नहीं मैथ्स से क्यों डर लगना, सुनो मेरी बात। चलो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं हर एक चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसके अंदर कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ये चैप्टर है। इंश्योरेंस एंड एन्युटी ऐसा करके चैप्टर है। लीनियर रिग्रेशन बच्चों, लीनियर रिग्रेशन करके चैप्टर है। टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रहा, इसके अंदर मैं चैप्टर रैंडमली लेने वाला हूं, बिकॉज वो चैप्टर मैं पहले कवर करूंगा जिसके अंदर एकदम कंफर्म है कि बेटा क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, एलपीपी, बराबर ये तीन के हमारे। उसके बाद असाइनमेंट सीक्वेंसिंग। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, इन 4 चैप्टर को मैं पहले कवर करने वाला हूं। तो टाइम सीरीज 7 मार्क का चैप्टर है, इंडेक्स नंबर 7 मार्क का चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क का चैप्टर है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग बच्चों 9 मार्क का चैप्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे लगभग 30 मार्क का चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं पहले बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, जस्ट एक मिनट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टाइम सीरीज। बच्चों टाइम सीरीज कितने मार्क का चैप्टर है? 7 मार्क का। उसके बाद आपका इंडेक्स नंबर आएगा, वो भी 7 मार्क का आएगा। एलपीपी वो आपका 6 मार्क का चैप्टर है। उसके बाद आएगा बेटा असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, वो आपका है कितने मार्क का? 10 मार्क का, राइट? नहीं 9 मार्क का ले लो, चलो
पहले मैं इन 4 चैप्टर को कवर करने वाला हूं, बिकॉज ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर कंफर्म है कि आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बेटा प्रोबेबिलिटी में बताऊंगा कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कैसे करना है, बस सब्र करो। चलो तो बच्चों ध्यान देना। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूं। सबका ध्यान यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर देख लो, सब लोग ध्यान से देखो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। बराबर, मैं मार्च 2023 और मार्च 2022 की बात करो, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं बच्चों में। सो हम डायरेक्टली मैथ्स 2 में आएंगे, बिकॉज मैथ्स 1 हमने कवर कर लिया हुआ है। बच्चों मैथ्स 2 में आ रहे, देखो मैथ्स 2 आ गया। ओके देखो मैथ्स 2 में डायरेक्टली हम बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर सबका ध्यान, यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले टाइम सीरीज के बारे में। तो बच्चों टाइम सीरीज पहले करने वाले हैं। सब लोग यहां देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज ग्रॉस कैपिटल इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 1966 टू 1975। देखो ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 मार्क्स ईच। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको आया हुआ है। बराबर, उसके बाद इसके अंदर क्या बोला? ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 5 ईयरली मूविंग वैल्यूज। बच्चों 5 ईयरली मूविंग एवरेज वैल्यू या 3 इयर्स या 4 इयर्स कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सबका मेथड सेम है, तरीका सेम है। देखो बच्चों क्वेश्चन, ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है 3 मार्क का। राइट, देखा आपने 3 मार्क का टाइम सीरीज। और देख लेते हैं हम लोग कहीं और पे कुछ है क्या। फिर देखो ये क्वेश्चन, देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अ मार्केटिंग मैनेजर हैज लिस्ट ऑफ सेल्समैन एंड टेररिस्ट, कंसीडर द टेरिटरीज, कंसीडर द ट्रेवलिंग कॉस्ट ऑफ द सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ टेरिटरी। द मार्केटिंग मैनेजर एस्टिमेट्स द टोटल ऑफ द कॉस्ट पर मंथ फॉर ईच सेल्समैन ईच टेरिटरी। सपोज दीज अमाउंट्स आर एज फॉलोज। देखो सब लोग, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू क्या बोलते हैं टेरिटरीज दैट विल रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट। बस बच्चों मिनिमाइज करना आपको, और क्या। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। फिर देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, आपको ऐसा टेबल दिया रहेगा, के की वैल्यू निकालने बोलेगा और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे देख लो सब लोग, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब टाइम सीरीज में 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। टाइम बच्चे टाइम सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। ये कितने मार्क्स का है? देखो सब लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है। तो मैंने पहले ही बोला है, आपका जो ये चैप्टर है कौन सा टाइम सीरीज 7 मार्क का है। तो 7 मार्क होने की वजह से 3 मार्क 3 मार्क और 1 मार्क बराबर बच्चों 3 + 3 + 1। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, और उस 3 मार्क्स में दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मूविंग एवरेज भी आएगा, ट्रेंड लाइन भी आएगा। चलो इतना मालूम पड़ गया। एक और पेपर देख लेते हैं बच्चों, एक और पेपर देख लेते हैं, आ जाओ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा बच्चों। देखो सब लोग, ओके जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट बच्चों, कहां गया कहां गया, इधर। ये तो हमारा है मशीन वाला प्रॉब्लम, छोड़ो इसको साइड में करो। ये तो एलपीपी है, एलपीपी भी आएगा, रुक जाओ। ये लिविंग इंडेक्स नंबर है, मशीन का प्रॉब्लम है। ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जरूर देता है। यस, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जरूर देता है आपको। ये देखो एलपीपी वाला क्वेश्चन, ये देखो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अभी तक 5 ईयरली मूविंग एवरेज ज्यादा पूछा है बच्चों, 5 ईयरली मूविंग एवरेज ज्यादा पूछा है। उसके बाद जरा देख लो सब लोग, नहीं और नहीं, चलो 5 ईयरली मूविंग एवरेज है ये पूछ दिया। ट्रेंड एनालिसिस ऊपर कहीं कहीं दिया है, देखो जरा चेक करो सब लोग। यस, नहीं ये तो नहीं है, क्या बात है, एलपीपी आ गया। देखो सब लोग फटाफट, और टेबल कहीं तो दिख तो नहीं रहा है, ठीक है कहीं कहीं क्वेश्चन होगा बच्चों, बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे टाइम सीरीज। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे करेंगे हम लोग टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज करने के लिए पाते हैं टाइम सीरीज के पास, रुक जाओ सीक्वेंस हम लोग लेंगे बच्चों, सबका ध्यान यहां पे। यस, सो टाइम सीरीज है 7 मार्क्स का चैप्टर, 1 मार्क 3 मार्क प्लस 3 मार्क्स, ये कॉम्बिनेशन बनता है। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, ये कॉम्बिनेशन बनता है 1 + 3 मार्क्स का कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर सबसे पहले फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डेटा यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है बच्चों,
ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, सिर्फ आपको टेबल दिया रहेगा और इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ता है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं बिकॉज टाइम आपका मैं थोड़ा भी वेस्ट नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। एकदम ध्यान से देखो सब लोग, एकदम सीख के जाओ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम सीख के जाओ कि बच्चा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। कमीशन ब्रोकरेज सब बताऊंगा, थोड़ा सबर करो बच्चों, सब सबर करो। यहां देखो, सो यहां पे क्या हो रहा है कि चलो, तो यहां पे क्या हो रहा है कि फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। आपके पास ईयर दिया है, 1981 में नंबर ऑफ क्राइम्स कितना है 40, 1982 में 42, 1983 में 43, 42, 44, 44 एंड सो ऑन। मतलब 1981 से लेकर के 1991 तक लगभग 10 से 11 साल का डेटा दिया गया है क्राइम, नंबर ऑफ क्राइम्स इन थाउजेंड्स। ओके, अब आपको इसका ट्रेंड लाइन बनाना है, तो बच्चों क्या करने का, फट से अपने पेपर पर ग्राफ बना दो। आपको ग्राफ के लिए कुछ नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा पेपर, यस, ग्राफ पे आपको अलग से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कैसा करने का, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें ईयर क्या दिया है बेटा, 81 से 91, तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 बना दिया। अब हम बताओ यहां पे उसके बाद बच्चों जो वैल्यू है लगभग 40 से स्टार्ट हुई है, तो आप 40 से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। आप चाहिए तो यहां पे क्रिंक मार्क दे दो, एक एक का गैप लेके 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड सो ऑन। अब 81 पे क्या है बेटा 40, तो 81 पे 40 देखो ये पॉइंट आ गया, एकदम बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ है बच्चा, बेसिक ग्राफ आने दो। 82 पे 42 है, तो 82 पे 42 देखो यहां पे आ गया पॉइंट। फिर 83 पे 43, 83 पे देखो 43 पे आ गया ग्राफ। फिर बच्चों 84 पे 42, 84 यहां पर है और ये 42 आ गया, एकदम एकदम ध्यान से देखो। 85 पे 44, 85 पे 44 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है बच्चों 86, 86 पे भी 44 है, यहां देखो सब लोग, 86 पे भी हमारा क्या है 44 है, यहां देखो। नेक्स्ट 85, 86 आ गया। फिर 87 पे 43, 87 पे 43, ये नहीं है, ये नहीं है यहां, हाँ ये बराबर। तो ग्राफ ध्यान दो बच्चों सब लोग। फिर 88 पे 46, 88 पे 46 आ जाएगा, तो यहां पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है नंबर बच्चों, ठीक है। और हमने सब प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद सबको इस तरीके से ज्वाइन कर दो, सबको इस तरीके से बच्चों ज्वाइन कर दो। देखा आपने, हर पॉइंट को ज्वाइन कर दो। प्लॉट करने के बाद प्लीज ध्यान देना बच्चों, प्लॉट करने के बाद सब लोग इसको ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करने के बाद क्या करो, एकदम ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ के मिडल से, मतलब इस ग्राफ के मिडल से न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ। जाने दो भाई, जाने दो, एकदम समझे क्या, जाने दो। एक डॉटेड लाइन बना दो और उसी को बोल दो सर दिस इज माय ट्रेंड लाइन, दिस इज माय ट्रेंड लाइन। देखा बच्चों आपने, तो ट्रेंड लाइन ऐसे बनता है, देखा आपने, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। मतलब अगर जो क्वेश्चन हमें दिया गया था यहां पर, देख रहे हो बच्चों, जो क्वेश्चन हमें इसके अंदर दिया गया था, अगर आपने देखा होगा, मैंने जस्ट कवर किया था आपको, एक मिनट देख लो जरा सब लोग, कहां गया भाई, ये देखो, नहीं तो 5 मूविंग एवरेज वाला वैल्यू है, ट्रेंड वैल्यू नीचे आई थी, हाँ यहां पर देखा बच्चों, सेम ईयर्स दिया है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दिया है, तो 1976 में 12 है, 17 व 11, 1917, 19, 18, 20, 23, लगभग 11 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट कर दो, तो 11, 12, 13, 14, 15, 20, एक एक ले लो सब लोग। उसके बाद हर साल में बनाने के बाद आप ट्रेंड लाइन बनाओ, पहले सबको ज्वाइन करो, फिर बीच में से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, एंड गाइस वही डॉटेड लाइन क्या होता है, जी हां ट्रेंड लाइन। एकदम सिंपल, एग्जाम में आया है, फिर से आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है बेटा, एग्जाम में आया है, फिर से आएगा। यस बेटा, स्केल लिखना कंपलसरी है, स्केल लिखना कंपलसरी है। यहां पर स्केल आपने क्या लिखना है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है बेटा, 1 ईयर, सही है, यस। एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये क्या है, नंबर ऑफ क्राइम्स, 1 क्राइम। देखा बच्चों आपने, तो आप सभी लोग को स्केल लिखना जरूरी है। सो दिस इज ईयर, दिस इज नंबर ऑफ क्राइम्स, समझ गए बच्चों, यस परफेक्ट।
ये समझ में आया क्या सबको? जल्दी बोलो फटाफट, वो जो चैट बॉक्स में जल्दी बोलो, समझ में आया क्या सबको? हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों, जल्दी बोलो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज मुझे पता है कि आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं खुद चाहता हूं कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे बच्चों। यस, क्या बात है, क्या बात है। मेरा तो हो गया मैथ्स। वेरी गुड काज बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखा, ट्रेंड एनालिसिस करके जाओ, जितने भी क्वेश्चन दिए फटाफट सबका ग्राफ बना लो, ठीक है, सीख लो एकदम। अब आता है बच्चों अगला क्वेश्चन, ये देखो सब लोग, द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन करोड़ फॉर ईयर्स 1966 टू 1975। मतलब 1966 से लेकर के 1975 तक का हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है। देखो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने इंपॉर्टेंट नहीं दिया। अरे बेटा इंपॉर्टेंट कल के मतलब मैथ्स 1 के पेपर में मैंने कितना सारा दिया है। और ध्यान देना, जो लोग ने भी मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 2 3 दिनेश सर चैनल पे है, उसके बाद नेक्स्ट 5 चैप्टर्स 4 5 6 7 8 ये आपने वीएसएम एकेडमी चैनल पे है, जाके देखो। हर टाइप के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं और मैक्सिमम चांसेस है बेटा उस क्वेश्चन को आने के। चलो, तो हर साल का ग्रॉस कैपिटल इनकम दिया गया है एंड ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दो। तो आपको करना क्या है, पहले ईयर लिखना है, उसके बाद ग्रॉस कैपिटल को आपको दिखा देना है एक्स से, सबकी वैल्यू आपने लिख दी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला इसने, ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ध्यान से सुनो, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। 5 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब 1 2 3 4 5, इन पांचों को ऐड करो। जब पांचों को ऐड करोगे, जो भी ऐड होके वैल्यू आएगी वो आप यहां पे लिख दो उसके सामने, मतलब इन पांचों के बीच में। तो पांचों के बीच में कहा आएगा, यहां पर, मतलब स्टार्टिंग में 2 वैल्यू गैप में रहेगी, मतलब ब्लैंक रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5, हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, 5 ईयरली मूविंग टोटल, मतलब 5 साल के डेटा का टोटल निकाल रहे हैं। यस, 5 साल के। यस बेटा, आज खत्म कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी यहां पे लिख देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट 5 वैल्यूज लेंगे, 1 2 3 4 5, इनको ऐड किया और हमारी वैल्यू कितनी मिली बेटा, 86.6। एंड इसी तरीके से ऐड करते हुए हम लास्ट में पहुंच गए 1 2 3 4 एंड 5। समझ गए बच्चों? तो हमारे पास लास्ट वैल्यू मिल गई, ये सबका हमने वैल्यू निकाल दिया। अब निकालने के बाद ये तो टोटल है, पर हमें क्या चाहिए, एवरेज। आप सभी को पता है एवरेज कैसे निकलता है, डिवाइड बाय दैट नंबर। बच्चों एवरेज कैसे निकलता है, डिवाइड बाय दैट नंबर। मतलब अगर 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, डिवाइड बाय 5 करो। 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, टोटल को डिवाइड बाय 3 करो। 4 ईयरली मूविंग एवरेज है, टोटल को डिवाइड बाय 4 करो। समझो जरा बात को। ओके, पॉइंट वाले नंबर छोड़ दो बेटा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इससे वर्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या मिला 18.34, बिकॉज ये क्या आपका 5 ईयरली मूविंग एवरेज। 90.2 को 5 से डिवाइड किया 18.04, 87.6 को डिवाइड किया 17.5 टू 87.1 को किया, ये वैल्यू आ गया, डिवाइड करने के बाद आ गया। यस, सो गाइस दिस इज द आंसर। एंड यस बेटा, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं दे दूंगा आपको लिंक, ठीक है। तो इस तरीके से 5 ईयरली मूविंग एवरेज हमने कर दिया। अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज के बाद हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, ऑब्टेन 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। यहां पे देखो, अगर सिर्फ बोला होता 4 ईयरली मूविंग एवरेज तो ठीक था, सेंटर्ड बोल दिया ना, सेंटर्ड बोल दिया तो अपने को 2 कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। सेंटर्ड बोलने की वजह से अपने को 2 कॉलम बच्चों और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। तो ईयर और एनुअल सेल्स लिखा था बराबर, अब 4 ईयरली बोला है, मतलब 1 2 3 4 को ऐड किया, वैल्यू मिल गई। 1 2 3 4 को ऐड किया, वैल्यू मिल गई। 1 2 3 4 को ऐड किया, नेक्स्ट वैल्यू मिली। 1 2 3 4 को ऐड किया, नेक्स्ट वैल्यू मिली। 1 2 3 4 को ऐड किया, नेक्स्ट वैल्यू मिली। 1 2 3 4 को ऐड किया, नेक्स्ट वैल्यू मिल गई। ये क्या आपका 4 साल का टोटल है, तो क्या लिखोगे, 4 ईयरली मूविंग टोटल।
क्या लिखोगे बच्चों? 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब हमें क्या निकालना है? 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो एवरेज करने के लिए क्या करने का? डिवाइड करने का। किस नंबर से डिवाइड करने का? अगर 4 ईयरली है तो डिवाइड बाय 4, 5 ईयरली डिवाइड बाय 5, 3 ईयरली डिवाइड बाय 3। तो 15.6 को 4 से डिवाइड करो। 4 3 जा 12, 36, 4 9 जा 36। फिर 16.4 को डिवाइड करो। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड सो ऑन। सब आपने निकाल दिया? यस सर। यस बच्चों आ गया, बच्चों आ गया इतना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर बोला है सेंटर्ड। ये सेंटर्ड बोलने की वजह से 4 ईयरली मूविंग एवरेज तो आपने कर दिया। अब आप क्या करोगे? उसका सेंटर्ड वैल्यू निकालोगे। इन दोनों की सेंटर्ड वैल्यू कैसे आएगी? दिस प्लस दिस 8, दिस प्लस दिस, मतलब दो लोग गैप, दो लोग का एडिशन करोगे तो 2 यूनिट मूविंग टोटल निकालेंगे। बिकॉज जब कभी भी सेंटर्ड बोलेगा बच्चों तो सबके बीच का सेंटर वैल्यू निकालना है। और सबके बीच के सेंटर वैल्यू कैसे आएगी? दो को ऐड करते चले जाओ। तो दिस प्लस दिस इज 8, दिस प्लस दिस इज 8.425, दिस प्लस दिस इज 8.525, दिस प्लस दिस इज दिस वन। ऐसे हमने कर दिया। फिर बाद में सबको किससे डिवाइड किया? 2 से, बिकॉज सेंटर्ड वैल्यू निकालनी है ना, तो डिवाइड बाय 2। तो 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। 4 डिवाइड बाय 2 इज 4 एंड सो ऑन। क्लियर? सो जब कभी भी याद ना बच्चों, सर ये सम आएगा क्या? देख भाई, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग, और दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तरीका सेम है बच्चों, तरीका सेम है। चाहे कुछ भी पूछे आपको, 5 ईयरली पूछे, 4 ईयरली पूछे, आपको टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है। अगर सेंटर्ड वाला है तो नेक्स्ट में दो लोग को ऐड करके फिर उसको हाफ करना है, बराबर। तो ये था आपका 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। एकदम बढ़िया। सबको समझा क्या बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट। यस, फटाफट बोलना। सबको समझा क्या इतना? यस और नो में आंसर दो। यस, डिवाइडेड बाय 2 लास्ट में करेंगे बिकॉज इसको हमें एवरेज करना है ना, इसके लिए। सबको समझा क्या? यस और नो बच्चों? यस, परफेक्ट परफेक्ट मेरी प्यारे बच्चों। एक नंबर, बहुत मजा आया। देखो आपने 7 मार्क कर लिया। बताओ, सब लोगों को बोल रहा हूं मैथ्स 2 का पहले टाइम सीरीज करो। मैं बता दे रहा हूं, 2 ही एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज जो भी है, एक्चुअली 2 एक्सरसाइज है। आप मूविंग एवरेज कर डालो और ट्रेंड एनालिसिस कर दो, काम खत्म, काम खत्म बच्चों। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं वैसा करके जाओ, बाद में बोलना नहीं कि बताया नहीं मैंने। ये टाइम सीरीज का ट्रेंड एनालिसिस कर लो और मूविंग एवरेज कर लो। 2 क्वेश्चन फिक्स है, 3 + 3 6 मार्क, और एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। क्लियर है क्या? यस, परफेक्ट परफेक्ट बच्चों। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मतलब बता रहा हूं, हाँ इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद इंडेक्स नंबर नहीं, हम लोग आएंगे इसके अंदर, क्या नाम है इसका, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। एकदम ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा एलपीपी है, जैसा कि आप सभी को पता है ये 6 मार्क का चैप्टर है। कितने मार्क का बच्चों? 6 मार्क का। एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं मेरे पेपर पैटर्न की बात करूंगा तो इस पेपर पैटर्न के अंदर अगर आप ध्यान से, आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। एलपीपी ये देख लो, 4 मार्क्स का एक ग्राफिकल आएगा ही आएगा। एलपीपी में 4 मार्क्स का। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड सब्जेक्ट टू दिस वन। और देख लो कहीं आगे क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं हम लोग। छोड़ो उसको, नहीं है बच्चों। 4 मार्क का ये आ गया। अब बाकी 1-2 मार्क का अपने को मिल जाएगा इसमें, क्या नाम है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। देखो आ गया 1 मार्क का। करेक्ट। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर गिवन, मतलब हमें 4 पॉइंट दिया गया है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप चारों पॉइंट को पुट करो, देखो कहां पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है। क्या 0 0 पे आएगा, कि 3 0 पे, कि 2,1 पुट करने पे, या 0,73 पे? आंसर आ जाएगा। ग्राफिकल सेट ऑफ द इनइक्वेशन x is greater than 0, y is less than, lies in which quadrant? अभी आपको पता है x पॉजिटिव, देखो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। x पॉजिटिव y निगेटिव किधर होता है सर? 4th क्वाड्रेंट। अरे बराबर ना, देखो ना, x पॉजिटिव y निगेटिव, बिकॉज x यहां पे पॉजिटिव होता है, y निगेटिव यहां पे। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? 4th। ठीक है, चलो
तो देखा आपने, एक एक 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी देख लो जरा, दूसरे वाले में भी देख लो बच्चों। इसके अंदर कहा गया ए देखो, वर्ड प्रॉब्लम आया बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम मतलब ग्राफिकल मेथड भी दे सकता है और आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दे सकता है। दोनों चीजें पूछी उसने, दोनों चीजें। यस, हाँ बेटा, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन भी बताता हूं, सबर का थोड़ा सा। बेटा लीस्ट स्क्वायर के पीछे मत भागो, ठीक है, टेंशन मत लो। आपको अगर अच्छा पेपर लिखना है, जो बता रहा हूं वैसा करके जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो, लिस्ट स्क्वायर के पीछे मत पड़े रहो। अब यहां पे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम आया है, तो आप लोगों ने जो वर्ड प्रॉब्लम किया है और ग्राफिकल मेथड दोनों करके जाओ, बिकॉज आपके पेपर में कोई भी एक आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। चलो करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये देखो, सब लोग क्वेश्चन देखो। आई थिंक मैंने लगभग ये क्वेश्चन लिया है, सबका ध्यान यहां पर एकदम अच्छे से रीड करो सब लोग। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स ए एंड बी। बच्चों केमिकल कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, ध्यान से देखो सब लोग। हाँ बेटा, हम लोग सेक्शन 2 पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स ए एंड बी, ईच केमिकल रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पी एंड क्यू। तो हमारे पास ऑलरेडी टेबल दिया गया है। तो बच्चों यहां पे क्या है, केमिकल है ए एंड बी, उसके बाद क्या दिया है बच्चों हमें यहां पे, रॉ मटेरियल पी क्यू। तो ध्यान सुनो, अवेलेबिलिटी कितनी दी है मुझे, बोलो अवेलेबिलिटी क्या दी है मुझे, 120 और 160। सबका मीनिंग समझाता हूं, 3 2 2 5। ध्यान सुनो। So a company manufactures 2 types of chemicals A and B. Each chemical requires 2 types of raw material, that is बच्चों P and Q. The table below shows the number of units of P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B. तो A बनाने के लिए P कितना चाहिए, 3 यूनिट, Q कितना चाहिए, 2 यूनिट। B बनाने के लिए P चाहिए 2 और Q चाहिए 5। लेकिन जो P है मेरे पास कितना अवेलेबल है, 120। जो हमारा रॉ मटेरियल P है वो 120 यूनिट ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा हम यूज ही नहीं कर सकते। और जो रॉ मटेरियल Q है वो 160 यूनिट ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैक्सिमाइज का। ओके यस बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो भी है पूरा क्वेश्चन लिखो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखो। यस ओके, एमसीक्यू वाले में नहीं लिखोगे डायरेक्टली ए, मान लो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए फिर आंसर चलेगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स वाले में आंसर लिखो, ठीक है। हाँ, द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹350 एंड 400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए। तो ए को सेल करने पे 350 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, और बच्चों बी को सेल करने पे 400 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ये क्या है आपका प्रॉफिट। आगे बाय सेलिंग 1 यूनिट, हाँ ठीक है, फॉर्मुलेट द एलपीपी प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मैंने पहले ही बोला था, यहां पे पी की अवेलेबिलिटी दी है। अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम, समझ गए। अब यहां पे किसी को एक्स और किसी को वाई लेट करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको एक्स लेट करे किसको वाई लेट करे। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको एक्स लेट करे किसको वाई लेट करे। तो बच्चों याद रखना, आपके क्वेश्चन में या तो मैक्सिमाइज बोलेगा या तो मिनिमाइज बोलेगा। जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम बोलता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू है, उसको कभी भी एक्स और वाई लेट मत करना। जिसको भी एक्स मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोलता है, कभी भी उसको एक्स और वाई लेट मत करना। तो बच्चों पी की मैक्सिमम वैल्यू दी है 120 और क्यू की मैक्सिमम वैल्यू दी है 160। तो हम पी और क्यू को एक्स वाई नहीं लेट करेंगे, तो बचा कौन, ए, और कौन बचा बी। हम यहां पे क्या बोलेंगे, लेट ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई। लेट केमिकल ए को हमने एक्स ले लिया और केमिकल बी के अंदर हम कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वाई यूनिट, ठीक है, एक्स यूनिट वाई यूनिट। अब मुझे बताओ, एक केमिकल ए बनाने के लिए 3 लगता है, बराबर ना। एक केमिकल ए बनाने के लिए 3 यूनिट लगता है पी, और अपने पास तो एक्स है, एक के लिए 3, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा 3x।
अगर एक्स वाई ऐसा है इक्वेशन ऐसा बनेगा, एक्स वाई ऐसा होता है इक्वेशन ऊपर नीचे बनता है, याद रखना। एक्स वाई ऐसे, चलो आगे पीछे जाओ, तो एक्स गया राइट, तो एक के लिए 3 है, एक्स के लिए क्या हो जाएगा 3x, एक के लिए 2 है, तो बच्चों y के लिए क्या हो जाएगा 2y। अब हमारी वैल्यू क्या है 120, बिकॉज a बनाने के लिए कितना p लगता है 3 यूनिट, तो x बनाने के लिए 3x लगेगा। वैसे b बनाने के लिए कितना लगता है 2 यूनिट, बट हमारे पास y बनाना है तो 2y लगेगा। तो जितना भी हमारा p लगेगा उसकी वैल्यू 120 से ज्यादा नहीं हो सकती। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120, ये हमेशा लेस देन होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 120। समझ गए बच्चों? अब याद रखना मैक्सिमाइज वाले में हमेशा लेस देन यूज करना और मिनिमाइज वाले में हमेशा ग्रेटर देन, फिक्स है, कंडीशन के हिसाब से ऐसे ही बनता है। ओके बेटा, नेक्स्ट a में 2 है और x है तो क्या हो जाएगा 2x, b में 5 है तो y है प्लस 5y, और 160 हमारा अवेलेबल है, तो ये जो भी टोटल आएगा हमारा q जो कंज्यूम हुआ वो लेस देन और इक्वल टू 160 होना चाहिए। अब x और y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो भी लिख दो, बिकॉज x और y क्या है, केमिकल है, केमिकल भी कभी निगेटिव नहीं हो सकते बच्चों। अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट लिखोगे, जल्दी बोलो, एक पे प्रॉफिट कितना है 350 रुपए, तो x पे क्या हो जाएगा 350x, एक पे प्रॉफिट कितना है 400 रुपए, तो y पे क्या हो जाएगा 400y। देखा बच्चों आपने, सो आपने पूरा इक्वेशन निकाल लिया। अब क्या लिखोगे, मैक्सिमाइज, किसको हमें मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को दिखाते हैं z से। किसको मैक्सिमाइज करना है बच्चों, प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को हम किससे दिखाएंगे, z से, तो z इक्वल टू 350x 400y। उसके बाद ये अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, सब्जेक्ट 2 में सारे कंडीशन लिखो। पहला कंडीशन 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, उसके बाद 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू कितना दिया है 160, और लास्ट में x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ऐसे टेबुलर वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तनिष बेटा पहले इसको पढ़ ले, बाद में बात करते हैं, ठीक है, सब्र कर। ओके, तो हमेशा याद रखना जिसके अंदर भी हमें x और y की वैल्यू देगा, सॉरी जिसकी भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, कभी भी उसको x और y मत लेट करना। तो यहाँ पे p और q दिया है, p और q की मैक्सिमम मतलब अवेलेबिलिटी दिया है। सो अवेलेबिलिटी का मीनिंग होता है कि भाई इतना ही अवेलेबल है, मतलब इसका मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हम p और q को x y नहीं लेट करेंगे, बचा कौन a और b, फिर हमारा इक्वेशन बन गया। चलो बच्चों, ग्राफिकल मेथड, सबका ध्यान यहां पर। क्वेश्चन क्या बोला बेटा कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 6। x एंड y की वैल्यू 0 0 से बड़ी है। और जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा याद रखो, सबसे पहले आप यूज करोगे अपना पेंसिल और पेन। पेंसिल का यूज करके ऐसे टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे बच्चों, टेबल। टेबल में पहले लिखोगे इन इक्वेशन, बोलो क्या लिखोगे, इन इक्वेशंस। उसके बाद लिखोगे इक्वेशंस, एकदम देख के जाओ। फिर आएगा बच्चों आपका कोऑर्डिनेट्स, बोलो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आएगा ओरिजिन टेस्ट। जैसे बता रहा हूं वैसे ही करके आना, कोई गलती मत करना मेरे बच्चों। यस, और सभी लोग पेपर और पेन लेके मेरे साथ में बैठो और मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, मेरे साथ में फिनिश करो, ठीक है बेटा। मिनिमाइज रहा है तो भी वैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है, तरीका वही है। x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड द लास्ट वन इज x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 6। देखा आपने। अब करना क्या है, तो पहले क्या लिखोगे, इन इक्वेशंस, फिर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट्स, फिर बच्चों ओरिजिन टेस्ट। अब x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6 एंड बच्चों x प्लस y इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। यहां पे x की वैल्यू 4 है, यहां पे x की वैल्यू 4 है तो y क्या होगा 0। अच्छा यहां पे y की वैल्यू 6 है तो x क्या होगा 0। लेकिन जब दोनों वेरिएबल होगा तो एक बार x के प्लेस पे 0 पुट करो, एक बार y के प्लेस पे, ठीक है। तो हमने x के प्लेस पे 0 पुट किया तो x के प्लेस पे 0, y की वैल्यू 6 हो जाएगी।
एंड y के प्लेस पे 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब बच्चों हम लोग जो इन इक्वेशंस है वहां पे ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे। बोलो ओरिजिन क्या होता है? सर ओरिजिन होता है 0,0। बेटा ओरिजिन क्या होता है? दैट इज 0,0। तो x के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। y के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। x और y दोनों के प्लेस पे 0 पुट किया तो 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा? क्या 0 4 से छोटा होता है? ट्रू। क्या 0 6 से छोटा होता है? ट्रू। क्या 0 6 से छोटा होता है? ट्रू। बच्चों अगर ट्रू होगा तो आपका आंसर ओरिजिन के साइड आएगा। बोलो कहां आएगा? ओरिजिन। अगर फॉल्स होता तो क्या होता बच्चों? नॉन ओरिजिन साइड। क्या आता? बोलो नॉन ओरिजिन साइड। अब आपके पास जो बुकलेट दी होगी, जो आंसर शीट दिया गया होगा, उसी के ऊपर ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो और प्लॉट करो। नंबर बड़े नहीं है, 2 4 6 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिख दो अगर स्केल? स्केल क्या होगा बेटा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। बोलो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। ध्यान से देखना सब लोग, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। तो आपको इसी तरीके से करना है। चलेगा? समझ में आया क्या सब लोग को? यस। अब पहला क्या है? बोलो x इक्वल टू 4। डायरेक्टली करेंगे बेटा, तो x इक्वल टू 4 यहां पे आएगा। एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये मेरा x इक्वल टू 4 है। बोलो आंसर कहां जाएगा? ओरिजिन की तरफ। तो ऐसा छोटा छोटा ऐसा पेंसिल से एरो मारो। ग्राफ आप पेंसिल से ही बनाओगे, लिखोगे भी आप पेन से, लिखोगे पेन से। देखो जो भी ड्रॉ करने वाला काम है वो पेंसिल से, लिखने वाला काम पेन से। फिर y इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 6 यहां पर है, ज्वाइन कर दिया मैंने। दिस इज y इक्वल टू 6। ये भी ओरिजिन साइड है। इसका मतलब ये मेरा कॉमन रीजन है बच्चों, x इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, ये मेरा कॉमन रीजन। आगे बढ़ जाओ। x पे 0 y पे 6 मतलब ये पॉइंट, x पे 6 y पे 0 मतलब ये पॉइंट। ज्वाइन कर दो। बोलो ये कहां पे है बच्चों? ये भी ओरिजिन की साइड है, मतलब इधर। तो अब आपको क्या समझा कि ये जो एरिया है जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। बिकॉज ये एरिया तीनों में आता है, इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है। बट ये एरिया सिर्फ ये लाइन और ये लाइन के बीच में आता है, तो इसको नहीं लेंगे। ये वाला सिर्फ ग्रीन लाइन के अंडर में आता है, तो ये एरिया तीनों में आता है। तो बस बच्चों हमारे पास ये हो गया हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। बोलो क्या आ गया बच्चों? फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन के बाद बेटा स्केल पेंसिल से लिख, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। स्केल जो लिख रहा है तो पेंसिल से लिख। ओके करके जा बेटा, करके जा, आएगा। 1 2 3 4। बेटा ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इसको दे दिया A, इसको दे दिया O, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। अब सारी वैल्यू निकालते हैं। O A B C। O तो 0,0 है, A बच्चों A यहां पर है y एक्सिस के ऊपर, तो x कोऑर्डिनेट होगा 0, सिर्फ y की वैल्यू होगी दैट इज 6, 0,6। B x के ऊपर है, वो भी 4 पे है, तो y 0 हो जाएगा, 4,0। C निकालना है तो C डायरेक्टली नहीं आएगा। C इज द इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 4 एंड दिस लाइन, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 6। और देखने से मालूम पड़ता है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 आ रही है, बराबर जा रहा है। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो C के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 4। बिकॉज C इन दोनों लाइन को इंटरसेक्शन करने से मिलता है बच्चों। हमें C कैसे मिल रहा है? इन दोनों लाइन को इंटरसेक्शन करने से। अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन करने से मिलता है तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करो। x के प्लेस पे 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, मतलब 4,2 आ गया बच्चों। यस। इसके बाद एक और टेबल बनाना है जिसके अंदर क्या लिखना है बच्चों? पॉइंट्स। और फिर z की वैल्यू, यहां पे z कौन है? 11x प्लस 8y। चलो पॉइंट क्या है बेटा? O A B C। O इज 0,0, A इज 0,6, B इज 4,0 एंड दिस इज 4,2। तो बच्चों x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, क्या हो जाएगा? 0।
x के प्लेस पे 0 खत्म, y के प्लेस पे 6 पुट किया, 8 6 48। बच्चों 8 6 क्या होता है 48। सर पेंसिल से करेंगे नहीं बेटा, ये सब ये पेंसिल से पेन से करो। मैं क्या लिखने वाला पार्ट सब पेन से करोगे, ड्रॉ करने वाला पार्ट आप क्या करोगे बेटा। समृद्धि साइंस वाले बच्चे देख सकते हैं बट मत देखो यार, आप लोग जाके पढ़ाई करो। ऑलरेडी आपका हो चुका है सब, हमने ऑलरेडी रिवीजन ले लिया साइंस वालों का। 11 4 44 y 0। चलो 11 4 44 पुट किया प्लस 8 2 16 पुट किया, सही ना। x और y के प्लेस पे 6 4 10 4 5 6 60, यहां पे आ गया 60। बच्चों क्वेश्चन किसके लिए था, मैक्सिमाइज। बोलो क्वेश्चन किसके लिए था, मैक्सिमाइज। तो आपने क्या किया, पहले टेबल बनाया, इन इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन टेस्ट सब कुछ लिया, ग्राफ बनाया, स्केल दिया, सब कुछ लिख दिया, आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया। मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू भी आ गई बच्चों, मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू भी आ गई। अब कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू आने के बाद आप लोग क्या करोगे, उन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल करके पॉइंट्स लेकर के z के अंदर पुट करोगे। आपने क्या देखा 60 सबसे ज्यादा है, विच इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्योंकि बच्चों ये क्या है आपका मैक्सिमाइज का क्वेश्चन। अगर ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और अगर ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि z या फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू जो भी हमारे पास दिया है, z इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे c 4,2 एंड z मैक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 60। इतना कर दिया, 4 मार्क पक्के। थैंक यू तुषार बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, इतना कर दिया 4 मार्क पक्के। देख लो सब लोग, तो इसके अंदर आप ये प्लीज दोनों क्वेश्चन करके जाओ, वर्ड प्रॉब्लम भी करके जाओ और ग्राफ भी करके जाओ। जहां तक मुझे लग रहा है कि ग्राफ आना चाहिए, यस कुछ भी आएगा करके जाओ बेटा, दोनों के चांसेस हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आपने ये भी कर दिया, तो ये जो आपका चैप्टर था, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ये चैप्टर आपका 6 मार्क का चैप्टर है। 2 मार्क के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे, 4 मार्क का फिक्स क्वेश्चन मिलने वाला है। 4 मार्क का फिक्स क्वेश्चन मिलने वाला है, मतलब जो लास्ट नंबर सी वाला सॉरी 4 होने वाला 1 2 3 4 5 6 में, 6 वाले में या आपके 5th वाले में मिल जाएगा 4 मार्क के लिए। तो बच्चों हमने टाइम सीरीज 7 मार्क फिनिश कर दिया और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 6 मार्क खत्म कर दिया। सबको समझा क्या, जल्दी बोलो बच्चों, एकदम से बोलना मेरे प्यारे बच्चों। क्या सभी लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि जो लोग इसको एकदम लास्ट तक देखेंगे बहुत मजेदार तरीके से करेंगे। ओरिजिन और नॉन ओरिजिन कैसे समझे, आर्यन बेटा ध्यान से देख। अगर यहां पे देख, अगर 0 इज लेस देन 4 आया मतलब ट्रू हुआ ना, मतलब जो भी वैल्यू है अगर लेस देन है तो लेस देन है। जैसे मैं यहां पे लिखा होता 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, क्या 0 4 से बड़ा होता है? नहीं, फॉल्स। 0 इज लेस देन 4 तो ट्रू, अगर यहीं पे दिया होता है 0 इज ग्रेटर देन 4 तो यहां पे क्या होता है बेटा फॉल्स। तो फॉल्स के केस में होता है नॉन ओरिजिन साइड, समझ गए, और ट्रू के केस में क्या होता है बेटा ओरिजिन साइड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो अब हमारे पास ये होने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों इंडेक्स नंबर। जी हां, इंडेक्स नंबर, जैसा कि आपको सबको पता है इंडेक्स नंबर भी एक अच्छा पार्ट है जो कि 7 मार्क का चैप्टर है बच्चों, 7 मार्क्स का चैप्टर। जो मैं सिखा रहा हूं प्लीज उसको अच्छे से करो। टाइम सीरीज बता दिया, लाइन प्लेन बता दिया, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं समझो ना बात को। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे फिक्स्ड शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला ही है। एलपीपी का ग्राफिकल या वर्ड प्रॉब्लम में से एक फिक्स आएगा। फिक्स मतलब फिक्स, आप 1-2 क्वेश्चन कर लिया, आपको आइडिया मिल जाए कैसे करना है। आप ग्राफ बनाना सीख गए, क्वेश्चन कुछ भी आने तो नंबर कुछ भी आने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो कोई नहीं बच्चों। ओके बच्चों आ जाओ। सो इंडेक्स नंबर में सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा सिंपल एग्रीगेट मेथड, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर। बच्चों ध्यान से सुनना, जो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर होता है एकदम बेसिक सब बता दे रहा हूं मैं, जानबूझ के इसमें आपको सोल्यूशन के साथ में दिया हूं बिकॉज आपको सीखना है कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पॉइंट,
क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, और थर्ड मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, बट क्या होगा बच्चों, फिर 3-4 घंटे का सेशन हो जाएगा, और आपको पता है 3-4 घंटे अपने पास है नहीं। बेटा फॉर्मूला याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, फॉर्मूला याद करा के दूंगा। जो लोगों को लग रहा है कि नहीं फॉर्मूला याद नहीं होता, अब भी करा के दूंगा, अब भी के अब भी। देखो सिर्फ ये याद रखो कि जो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो होता है बच्चों P01। 01 मतलब 0 इज योर बेस, 1 इज योर करंट ईयर, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ये याद रखो, ये फॉर्मूला सब लोग याद रखो बस। उसके बाद बाकी चाहे लाइस्प्रेस हो, चाहे पास्चीस हो, चाहे एज मार्शल एज, कोई भी हो, आने दो, अरे सबको आने, सबको देख लेंगे, सबको ऐसा चुटकियों में देखेंगे। टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग, टेंशन नहीं लेने का बेटा, ठीक है। चलो सो कैसा करने का ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड, टेक 2000 एज द बेस ईयर। हम बेस ईयर लेते 2000, याद रखो, बोलने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। हमारे पास कम्युनिटीज है A B C D E, यहाँ पे बेस ईयर 2000 है और आपका करंट ईयर 2003, सबकी वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है कि प्राइस इंडेक्स नंबर बोला है मतलब समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0। कम्युनिटीज लिखा, ये बेस ईयर, इसको P0 से दिखाएंगे क्योंकि प्राइस है और बेस का, तो जहां पे भी बेस आएगा 0, समझ गए बच्चों, और जहां पे भी करंट आएगा वहां पे 1। सो P0 आपका बेस ईयर है, P1 आपका करंट ईयर है बच्चों। P0 आपका बेस ईयर है और P1 आपका बोलो यहाँ पे क्या है, करंट ईयर। सो P0 इज योर बेस ईयर, P1 इज योर करंट ईयर। वैल्यू लिख दिया, अब सबका टोटल निकाल दो, 30, 45, 45, 50, 25, मुझे क्या मिला, 90, 190। जिसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ P0। फिर P1 का समेशन करेंगे, समेशन ऑफ P1, सबको ऐड किया, मुझे क्या मिल गया बच्चों, 275। अब हमें पता है प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। हमारे पास वेटेड भी होता है, हम सिंपल पढ़ रहे बेटा, सिंपल। तो समेशन ऑफ P0 समेशन ऑफ P1, तो बोलो P01 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अब आप सबको पता है समेशन ऑफ P1 कितना बेटा, 275, और समेशन ऑफ P0 कितना, 190 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करो, 5 से डिवाइड करो, आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, 144.74। यस, वेटेज बेटा इस चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क। मैंने पहले ही बोला रे बेटा, तुम लोग किधर ध्यान, प्राची, ठीक है, सब लोग का ध्यान ये होना चाहिए। एंड गाइस फटाफट सेशन को लाइक कर दिया करो यार, ये क्या करते हो तुम लोग, इतने मजेदार तरीके से, इतने एनर्जी से आपको सिखा रहा हूं, ऐसा मत करो मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को आते ही फटाफट लाइक कर दो, एकदम एकदम बहुत मजेदार तरीके से हो रहा है एकदम। अभी आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर मैथ्स 2 में हमें सब कुछ आ गया, ठीक है। अरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लूंगा मेरे लाल, अरे सबर तो कर, सबर तो कर, एक एक करके सब कराऊंगा। यस, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। तो अभी हमने क्या कर दिया, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल दिया। अब एक और कर लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन कि द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर में 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दे देगा, मतलब पूछेगा, या तो प्राइस इंडेक्स नंबर दे करके उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्स और वाई दे देगा और बोलेगा एक्स और वाई को निकालो। मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसके अंदर बच्चों 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या हो गया भाई, टाइम पास मत करो बच्चों, आपके पास समय बहुत कम है, कल सुबह 11 बजे पेपर है पगले, ध्यान दे सिर्फ और सिर्फ, टाइम वेस्ट मत करो बच्चों। So the price index number for the year 2004 with respect to the year 2000, ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर, is 130. Find the missing number in the following table if summation of P0 is 320. ये डेटा हमें दिया गया है और टेबल दिया बच्चों, टेबल में 2000 पे A B C D E F की जो कम्युनिटी है 40, 50, 30 है, X है 60, 100 और इसमें ये Y है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे टेबल बच्चों। ये क्या है हमारा सोल्यूशन, A B C D E F। अब क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर इन 2000 P0 है, सबको ऐड करेंगे, 2005 को सबको ऐड करेंगे, यहां पे ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, समेशन ऑफ P0। इसको ऐड किया तो समेशन ऑफ P1। कैसे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस एक्स। 40, 50, 90, 90, 3, 120, 120 और 60 कितना होता है बच्चा, 180, 180 प्लस 100 कितना, 280, 280 प्लस एक्स बराबर है समेशन ऑफ P0 क्या मिला बच्चों, 280 प्लस एक्स। उसके बाद इनको ऐड करो प्लस वाई, वो मुझे क्या मिल गया, 350 प्लस वाई।
तो आपके पास समेशन ऑफ P0 एंड समेशन ऑफ P1 है। आपके पास समेशन ऑफ P0 समेशन ऑफ P1 है। अब हमें तो पहले ही से दिया है, अरे हमें तो लूट लिया मिलके ऐसे क्वेश्चन ने, है कि नहीं? कभी एलपीपी ने किया तो कभी टाइम सीरीज ने। तो समेशन ऑफ P0 कितना दिया बच्चों? 320। समेशन ऑफ P0 कितना दिया? 320। और आपने समेशन ऑफ P0 की निकाली 280 प्लस एक्स। पुट करो, चलो समेशन ऑफ P0 320 है। अब बताओ समेशन ऑफ P0 की आपने वैल्यू क्या निकाली? 280 प्लस एक्स। लिख दो 280 प्लस एक्स इक्वल टू 320। 280 वहां भेजो, सब्ट्रैक्ट करो, अपने पास एक्स आ गया बच्चों, एक्स आ गया। कितना मिला एक्स अपने को? 40। कितना मिला? 40। अब इसका यूज करके एक्स निकाल दिया। अब अपने को प्राइस इंडेक्स नंबर भी तो दिया है, सो वी नो दैट प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा बेटा? समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब P01 की वैल्यू कितनी दी है? 130। तो P01 के प्लेस में हमने क्या लिख दिया? 130। समेशन ऑफ P1 कितना दिया है? 350 प्लस वाई। फिर समेशन ऑफ P0, समेशन ऑफ P0 क्या होगा? 280 प्लस एक्स। अब तो एक्स निकाल लिया ना, तो एक्स मत लिखो, एक्स के प्लेस में नंबर पुट करो। तो 280 प्लस 40 320 कर दिया इंटू 100। बच्चों हमने सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया और फाइनली हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 66। क्लियर? क्लियर सबको? जल्दी बोलो फटाफट। वेरी नाउट। ए टाइम पास मत करो बेटा। बेटा ट्रेंड वैल्यू हो गया बेटा, ओलिवा ट्रेंड वैल्यू हो चुका है। कब का? आप लेट आए मुझे लगता है, आप पीछे के लेक्चर जाके देख लो, आ जाएगा समझ में आपको। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, यस, परेशान इस फॉर्मूले से सब लोग हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला याद रखो सब लोग। बोलो फॉर्मूला क्या था बेटा? P01 प्राइस इंडेक्स नंबर क्या था? बोलो जल्दी बोलो फटाफट। समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। बस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हर फॉर्मूले में P1, हर फॉर्मूले में P1 P0 है। देखो P1 P0 P1 P0 P1 P0 P1 P0 P1 P0 P1 P0 P1 P0। अंतर क्या है? वेट्स ऐड करना। बिकॉज अलग अलग मैथमेटिशियन आए और उन्होंने क्या बनाया? वेटेड एग्रीगेट मेथड। बिकॉज पिछला वाला क्या था? सिंपल एग्रीगेट मेथड, अब बना दिया वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो लैस्प्रेस ने कौन सा वेट ऐड किया? बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी वैल्यू दैट इज Q0। तो अब लैस्प्रेस 25 आ गया। अब इसने अगर बेस यूज किया है तो ये करंट वाला यूज कर लेगा, मतलब Q1। अब ये बंदा जो ड्रॉबिश बॉली है, ड्रॉबिश बॉली क्या बोलता है? चलो ठीक है, मैं दोनों को ऐड करके उनका हाफ कर दूंगा। मतलब क्या? लैस्प्रेस प्लस 25 डिवाइड बाय 2, दोनों का एवरेज ले लूंगा। क्योंकि लैस्प्रेस ने क्या बोला बच्चों कि जो सिंपल एग्रीगेट मेथड है P1 P0, उसमें वेट क्या ऐड किया? Q0। 25 ने क्या ऐड किया बेटा? Q1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? P1 P0 Q0 Q0 P1 P0 Q1 Q1। देखा कितना सिंपल है? इंटू 100। ये लैस्प्रेस का है इसलिए P01 ऑफ L, ये 25 का है इसलिए P01 ऑफ P। समझ गए सब लोग? यस। आगे फिर उसने क्या किया? लैस्प्रेस प्लस 25 डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे क्या मिल गया? ड्रॉबिश बॉली। फिर लैस्प्रेस और 25 का स्क्वायर रूट निकाल दिया। लैस्प्रेस इंटू 25 का स्क्वायर रूट क्या मुझे मिल गया? फिशर्स। उसके बाद बच्चों ये जो मार्शल एजवर्थ था, इसने बेस मतलब जो वेट ऐड किया उसने Q0 प्लस Q1 एज अ वेट ऐड किया। बिकॉज सिंपल के अंदर P1 P0 है, सिंपल के अंदर बच्चों P1 P, एकदम ध्यान से देखो सब लोग, अब भी याद हो जाएगा। राजदीप पाटिल बोलता है सर के 20 के, हाँ बेटा लगभग 20,000 अपने सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आई डोंट नो अभी तक हुए कि नहीं हुए, मैं देख नहीं रहा हूं, मुझे पढ़ाने पे ही ध्यान है। बट प्लीज जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप सभी लोग फटाफट कर दो, ठीक है मेरा प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ सभी लोग। हाँ सो देखो हर बंदा आता है अपना दिमाग लगाता है। लैस्प्रेस ने क्या बोला? बेस क्या यूज किया? Q0। 25 ने क्या यूज किया एज अ वेट? क्या बोलते हैं? Q1। फिर ये अपना ड्रॉबिश बॉली ने क्या किया? लैस्प्रेस और 25 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, मतलब दोनों का एवरेज निकाला। लेकिन ये जो अपना क्या बोलते हैं फिशर्स है, इसने लैस्प्रेस और 25 के प्राइस इंडेक्स नंबर को क्या कर दिया? स्क्वायर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दिया।
लेकिन जो अपना मार्शल एजवर्थ था बोला नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का नया करूंगा। उसने एक नया वेट ऐड किया Q0 प्लस Q1, बिकॉज ऑलरेडी Q0 ऐड हो गया, Q1 ऐड हुआ है अलग अलग। अब इसने क्या किया, Q0 और Q1 को प्लस करके ऐड किया, तो Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1। फिर आता है वॉल्चिस, ये और बड़ा शाना, उसने Q0 Q1 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेकर के ऐड किया। देखा एवरी टाइम बच्चों यही चेंज हो रहा है, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता, मैं पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं, रुक जाओ, देखो यहां पे देखो सब लोग, सिंपल है यार, एकदम सिंपल। P01 ऑफ लेस प्रेस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0। अब इसने क्या किया, Q0 ऐड कर दिया इनटू 100 तो रहेगा ही। देन P01 ऑफ पास्ट चीज सेम समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, इसने Q1 ऐड कर दिया इनटू 100 से। फिर ड्रॉबिश बॉली क्या किया, P01 ऑफ ड्रॉबिश बॉली, उसने लेस प्रेस प्लस पास्ट चीज डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर अपना मार्शल एज फिशर्स, जो फिशर्स ने क्या किया, फिशर्स ने इसने स्क्वायर रूट में लेस प्रेस इनटू पास्ट चीज किया। फिर आया आपका मार्शल एजवर्थ, उसने क्या किया, ध्यान से देखो, उसने कुछ नहीं ज्यादा किया, समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, लेकिन इसने क्या कर दिया Q0 प्लस Q1 एंड Q0 प्लस Q1, मतलब देखा दोनों को ऐड कर दिया इनटू 100। फिर लास्ट में आया आपका का वॉल्चिस, तो उसने क्या किया, समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, ये तो रहेगा सब में, बस ने स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1। देखा आपने, इतना ही तो है। बोलो फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं बच्चों, सभी को फॉर्मूला याद है कि नहीं? यस देखो अभी एकदम सबको याद हो गया होगा कि होता क्या है, सबको आइडिया मिल गया, बिकॉज सबको मालूम पड़ गया बंदों ने फॉर्मूला कैसे बनाया है। सबने किसको कॉपी किया, सिंपल एग्रीगेट मेथड को, बराबर ना, सबके अंदर P1 P0 साथ में बस एक्स्ट्रा आगे ऐड करते चले गए। यस अब आता है बच्चों आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बच्चों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में दो है, यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड यूजिंग वेटेड रिलेटिव मेथड। तो इसमें आपका जो लाइस्प्रेस वाला है वही फॉर्मूला है, लाइस्प्रेस का ही फॉर्मूला देखो ना, P1 P0 Q0 Q0। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में लाइस्प्रेस का ही फॉर्मूला यूज करो, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूजिंग वेटेड रिलेटिव मेथड में IW डिवाइड बाय W करो, जहां पे I क्या होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 और W क्या होता है बेटा P0 इंटू Q0। याद करो सब लोग फॉर्मूला, अब भी क्या, अभी फॉर्मूला याद करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये आ गया है तो अभी आगे बहुत जल्दी समझेगा। क्या बात है, काजल बोलती है सैग्यू सर हो गया, अरे वेरी नाइस बेटा, ये सब लोग याद कर लो। सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा क्या S1 में, आता है ना बेटा, क्यों नहीं आता। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्वेश्चन में सब दिया है, सब कुछ पूछा है, कैलकुलेट लेस प्रेस पास्ट चीज सब, बट एग्जाम में सब नहीं पूछेगा, एग्जाम में कुछ ही पूछेगा, लेस प्रेस पास्ट चीज ड्रॉबिश बॉली एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो बच्चों बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब ये 0 वाला है, करंट ईयर मतलब 1 वाला है। अब प्राइस है तो ये P0 हो गया, क्वांटिटी है तो Q0 हो जाएगा। अभी करंट ईयर तो 1 होगा, बट ये प्राइस है तो P1 होगा, क्वांटिटी है तो Q1। देखा ऐसे करना है बेटा आपको, P0 Q0 P1 Q1 सारी वैल्यू दी गई है। अब आप इसका पहले टेबल बनाओगे, तो टेबल कैसे बनेगा, देखा आपने P0 Q0 P1 Q1 दे दिया, सभी को पता है P0 Q0 होना चाहिए, P1 Q0 P0 Q1 P1 Q1, प्लीज अच्छे से करो, P0 Q0 सही है, फिर P1 Q0 फिर P0 Q1, देखो उल्टा उल्टा करने का, और लास्ट में P1 Q1। ये निकाल लो, सबका टोटल टोटल कर लो, सबका टोटल कर लो। बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा मेरा जो थ्रोट है हल्का सा उसकी बैंड बच चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अंदर से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में भी, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चों का एटलीस्ट आज के लिए मैं पूरा करा दूं, ठीक है। यस सो बच्चों हमने क्या निकाल दिया, समेशन ऑफ P0 Q0 728, समेशन ऑफ P1 Q0 is 1032, समेशन ऑफ P0 Q1 is 1056 एंड समेशन ऑफ P1 Q1 is 1484। आ गया सारी वैल्यू, अब जो निकालना है यूज कर लो। चलो पहला क्या है बच्चों, लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है,
P1 Q0 P0 Q0 वैल्यू पुट किया इंटू 100 सिंप्लीफाई किया आपका आंसर। फिर 5 चीज का P1 P0 फिर Q1 ले लो, आपका वैल्यू पुट किया आंसर आ गया। फिर बच्चों ड्रॉबिश बॉली, अरे ड्रॉबिश बॉली क्या होता है, लाइस्प्रेस प्लस 5 चीज डिवाइड बाय 2, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर मार्शल एजवर्थ याद है ना बच्चों, मार्शल एजवर्थ क्या था आपका सर, मार्शल एजवर्थ ने क्या किया था, लाइस्प्रेस और 5 चीज दोनों को पकड़ा था, देख लो सब लोग है कि नहीं। फिर इंटू 100 सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है चलो, सो इस तरीके से करना है बेटा, इस तरीके से, क्योंकि देखो एकदम सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले की बात थी, मैंने दोनों बता दिया। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा, प्राइस बेस ईयर का दिया मतलब ये P0 है, क्वांटिटी दिया है मतलब Q0, करंट ईयर का प्राइस है मतलब P1 चलेगा। सो P0 Q0 P1 P0 Q0 P1 चलेगा, सारी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग बच्चों, सारी वैल्यू पुट करते हैं। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमेशा लेस प्राइस के इक्वल ही होता है दोस्तों। यस पेपर फाड़, अरे पेपर ऐसे मत फाड़ना बेटा पेपर सॉल्व कर लेना उसके बाद फाड़ना, रे ऐसा मत करना, नहीं तो सब बोलेंगे पागल तो नहीं हो गया तू, है कि नहीं। चलो तो समेशन ऑफ P1 P0 Q0 Q0 into 100 वैल्यू पुट किया, सिंपलीफाई किया, एकदम सिंपल सा आंसर है। बहुत चिंदी है रे, फॉर्मूला मैंने सब सिखा दिया है, जल्दी बोलो बच्चों, सबको समझा क्या फॉर्मूला। बिकॉज इसके अंदर अगर आपको पूछेगा तो इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, कहां गया, इसमें से कोई भी एक या दो पूछ देगा, या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, बस यही क्वेश्चन आएंगे। एंड बच्चों ये जो आपका इंडेक्स नंबर है, मैंने पहले ही बोला है 7 मार्क के लिए पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पेपर देखे क्या, चलो देख लेते हैं, पब्लिक की डिमांड पे एक बार क्वेश्चन पेपर तो देखना बनता है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ये देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय, याद है फॉर्मूला बच्चों क्या था, वेटेड एग्रीगेट मेथड में एवरीवन लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, W मतलब वेट्स, कुछ लोग Q0 एज अ वेट ले रहे हैं, कुछ लोग याद है लाइस्प्रेस ने Q0 एज अ वेट लिया था, पास्टिस ने Q1 एज अ वेट लिया था, सब लोग अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से बोलो इसके अंदर से करंट फॉर्मूला कौन है बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। ये तो होल समेशन है, रॉन्ग है, होल समेशन रॉन्ग, ये हो सकता है लेकिन P0 पर P1 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, P0 पर P1 और WW, यस दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। सो वेटेड एग्रीगेट मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बदलती है, बाकी P0 P1 100 सब सेम रहता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, परफेक्ट बच्चों जल्दी बोलना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नहीं रे बेटा, P0 ऊपर होना चाहिए, ओए P0 ऊपर होना चाहिए, सभी लोग याद रखना, एवरी टाइम आपका जो सिंपल एग्रीगेट मेथड उसमें P0 ऊपर P1 ऊपर होता है, एवरी टाइम P0 P1 में P0 ऊपर P1 नीचे, लेकिन यहां पे वेट्स अलग अलग होता है, लाइस्प्रेस ने Q0 रखा था एज अ वेट, पास्टिस ने Q1 रखा था, फिर किसी ने Q0 प्लस Q1 रखा था, सबने अलग अलग रखा था। सो इसका आंसर इज व्हाट, यस ये हो गया आंसर, नहीं बता, देख लो अभी सब लोग, याद देखो, ड्रॉबिश बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लाइस्प्रेस एंड प्राइसेस। अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स, एक मार्क का क्वेश्चन यहां पे आ गया बच्चों। फिर यहां देखो सब लोग, ये देखो सब लोग, लाइस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है, पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है, और फिशर्स का पूछा है, फिशर्स ने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाला था, ड्रॉबिश बॉली ने एवरेज लिया था, तो 121 इंटू 100 डिवाइड बाय, सॉरी 121 इंटू 100 का निकालो स्क्वायर रूट, तो 121 का स्क्वायर रूट 11, 100 का हो जाएगा 10, आंसर आएगा 110। अच्छा सी आंसर है, ओके बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके बेटा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका, फिर आगे बढ़ो, चलो हम लोग आंसर नहीं देख रहे, खाली सॉल्व कर रहे बेटा, ये हो गया, ओह आ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, फूड क्लॉथिंग फ्यूल हाउस रेंट मिसलेनियस, आ गया बच्चों, बच्चों आ गया, प्लीज पेपर को ध्यान से देखो, हाँ बेटा ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, चलो कोई नहीं, हाँ पढ़ाई करो सब लोग, चैटिंग में मत लगे रहो, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, यस बेटा चलो तो बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आ गया आपका, जी हाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आ गया, ठीक है। 2022 रुक जाओ जरा, क्या सभी को क्लियर इतना बच्चों, क्या सभी को क्लियर है इतना, जल्दी बोलना मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलना,
यस, फटाफट जवाब दो सब लोग, फटाफट। क्या सभी लोग को इतना क्लियर है क्या बच्चों? क्या बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस, सही बोला बच्चों आपने, करेक्ट है। तो बच्चों ने कई लोगों, सब बच्चों ने बोला था सर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सी, सॉरी गाइस, सॉरी बच्चों, सॉरी शक्तिमान, का सी आंसर है। मैं चेक करने लगा कि भाई ऐसे कैसे, बराबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है बच्चों, आगे बढ़ जाएं क्या हम लोग? अरे बोलो जरा, कोई तो बोल दो, अरे भाई कोई तो बोल दो, क्या बात है। रिग्रेशन बाद में देखते हैं, पहले देख लो। चलो, सो आपको आइडिया मिल गया क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं। अब डायरेक्टली आते हैं यहां पर। सो बच्चों, हमने आपका ये पूरा फिनिश कर दिया इंडेक्स नंबर। सो मैंने अभी तक क्या खत्म किया, जल्दी बोलो। टाइम सीरीज खत्म किया, इंडेक्स नंबर खत्म किया, एलपीपी भी कर दिया समाप्त। हमने 7 + 7 + 6 मतलब 20 मार्क। ओ तेरी, क्या मजा आ गया। और मैं आपको सही बोलूं, 1 घंटे में 20 मार्क खत्म किया, अभी खुद ही बोलोगे। तो टाइम सीरीज का मूविंग एवरेज करके जाओ, ट्रेंड वैल्यू करके जाओ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का आप ग्राफिकल मेथड, वर्ड प्रॉब्लम फिक्स आने वाला है, ग्राफिकल मेथड करके जाओ, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। यस, फिर इंडेक्स नंबर में जो कोई भी इंडेक्स नंबर है उसमें से कोई एक पूछ लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पूछ लो। यस, एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ। असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग जो कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन फिक्स असाइनमेंट से आएगा और एक क्वेश्चन फिक्स आपका सीक्वेंसिंग से पूछेगा। बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं आप लोगों को। बच्चों मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट से पूछेगा और एक क्वेश्चन आपका सीक्वेंसिंग से पूछेगा। दोनों से, एक मशीन का क्वेश्चन और एक असाइनमेंट का क्वेश्चन। एकदम फिक्स है बच्चों, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सबका ध्यान यहां पे। A job production unit has 4 jobs A, B, C, D. If you want, आप इसको मैं दिखा भी देता हूं आप लोग को, रुक जाओ, पहले इसमें देख लो बच्चों, जरा यहां देखो सब लोग, क्या लिखा है। अरे क्या लिखा है, असाइनमेंट है ना। हाँ भाई, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन गया। रुक जाओ, मार्शल एजवर्थ पूछा था, देख लो बच्चों, मार्शल एजवर्थ। और मार्शल एजवर्थ क्या याद है, Q0 + Q1 उसने किया था। ओके, 6 jobs are performed on machine M1 M2 respectively, time in hours taken by the each job on each this one given. Determine the optimal sequence of the jobs and find the total elapsed time. Also find the idle time for machine M1 M2. सर ये मशीन वाला क्वेश्चन किस में आया था आपका? अरे देख लो मेरे पीले नीले जो भी हो आप लोग, ये पूछा गया था हमें एक्टिविटी बेस्ड में, देखा आप लोग ने। सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आएंगे, कहां से? असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग से। बच्चों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कहां से मिल जाएंगे आपको? असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग से। चलो हम करते हैं, इसको भी देख लो। असाइनमेंट क्वेश्चन दिया गया है, असाइनमेंट क्वेश्चन डायरेक्टली सामने आ गया। कहां गया मशीन? अरे मशीन किधर गया भाई तू? ओए मशीन भी आ गया, ओए बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, मशीन भी आ गया 4 मार्क के लिए। देखो मशीन वाला क्वेश्चन वो 4 मार्क के लिए ही देगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। बाद में तुम लोग मेरे को बोलना है नहीं सर आपने बताया ही नहीं मेरे को 4 मार्क का क्वेश्चन कैसा आता है। बाद में तुम लोग खुद ही बोलते हो सर ने तो कुछ बताया ही नहीं, सर ने इंपॉर्टेंट नहीं दिया। अरे पगले सब तो बोल ही रहा हूं, अब क्या करूं मैं बता जरा? अब क्या तेरे कानों में आके बोल दूं, दिमाग पे घुसा दूं, है कि नहीं? चलो तो बच्चों सोल्यूशन में आप सभी को पता है हमको टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है।
बच्चों ध्यान से सुना, a job production unit has 4 jobs A, B, C, D which can be manufactured on each of the 4 machines PQRS. The processing cost of each job for each machine is given by the following table. चलो तो हमारे पास क्या दिया है बेटा, टेबल बना लो फटाफट। पहली बात तो आपका टेबल बैलेंस होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 बैलेंस्ड है। नंबर ले लो 31 25 33 29 25 24 23 21 19 21 23 24 38 36 34 एंड 40। चलेगा बच्चों? तो सबसे फर्स्ट स्टेप, यस, सबसे फर्स्ट स्टेप बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रो मिनिमम। सबसे फर्स्ट स्टेप रो मिनिमम। बच्चों रो मिनिमम मतलब क्या होता है, सब लोग ये PQRS 1 2 3 एंड 4 सब लोग लिखना रहे, इसको लिखना जरूरी है। अब मिनिमाइज करेंगे तो बोलो कैसे मिनिमम करेंगे बच्चों, रो का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 31 25 33 21, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या, 25 25 को सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 31 माइनस 25 6, 25 माइनस 25 0, 33 माइनस 25 बच्चों कितना हो जाएगा 8, 29 माइनस 25 4। चेक करो सब बराबर है क्या बच्चों। नेक्स्ट 25 24 20 21 is the minimum value, 25 minus 21 is 4, 24 minus 21 is 3। हमेशा जो भी सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सब में से सब्ट्रैक्ट करो। 23 में से 21 गया 2 सॉरी, और 21 माइनस 21 0। इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू 19 है, 19 माइनस 19 0, 21 माइनस 19 किया तो 2, 23 माइनस 19 किया तो 4, 24 माइनस 19 किया तो 5। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है 34, 38 minus 34 is 4, 36 minus 34 is 2, 34 minus 34 0, 40 minus 34 6। चेक करो बच्चों रो मिनिमम आ गया सबको, 6084 4320 0245 एंड 4206 बराबर। अब हमारे पास रो मिनिमम आ गया। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, कॉलम मिनिमम। कॉलम मिनिमम, कॉलम मिनिमम क्या होता है जल्दी बोलो। अब कॉलम में से सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब। चलो पहले कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू 0, अब सब में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर कोई मतलब वाला नहीं है, 6404 लिख दो, 6404। यहां पे भी सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है तो कोई चेंज नहीं, 0। देखो सबसे मिनिमम वैल्यू अगर 0 होती है तो कोई चेंज होता ही नहीं है, 0322। यहां पे भी सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया 8240। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन निकला। यहां पे भी 0 है, 4056। चलो बच्चों ये आपका हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द रोज एंड कॉलम्स विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब हम लोग देखेंगे कि हर एक रो और कॉलम में कवर करने की कोशिश करेंगे जहां पे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। तो हम पहले रो वाइज चेक करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, रो वाइज। तो रो वाइज कैसे चेक करेंगे, सबका ध्यान यहां पर। इसके अंदर एक ही 0 है, करेक्ट है क्या? एक्चुअली इसके अंदर से एक ही 0 है और यहां पे भी एक ही 0 है, इसके अंदर भी एक 0, इसके अंदर भी एक 0, इसके अंदर, हाँ सबके अंदर एक एक 0 है बच्चा। देखो ना सबके अंदर एक एक 0 ही है, चाहे आप रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज। बिकॉज जैसे मान लो एक रो के अंदर 2-3 0 है, पहले उसको कवर कर लो, या किसी कॉलम में 3-4 0 उसको कवर कर लो, ऐसा होता है। अब बताओ इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखना कि मेरे पास सब कवर हो गया है। सब कवर होने की वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 0 है, यहां पर ये 0 है, यहां पे ये 0 और यहां पे ये 0। कोई टेंशन की बात नहीं, हमने कवर किया। ये 4x4 का मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ कवरिंग भी कितना हुआ हमारा 4, मतलब सब कुछ सही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रोसेसिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो जॉब, मशीन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें मिल गया सब, जॉब, मशीन, प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहां पे बच्चा जॉब क्या था हमारा, देख लो जरा एक बार सब लोग, PQRS 1 2 3 एंड 4। चलो जॉब P के लिए मशीन कौन है, 2, जॉब P के लिए मशीन 2 है, जॉब Q के लिए मशीन 4 है,
जहां जहां पे 0 वही लो। जॉब आर के लिए मशीन 1 है और जॉब एस के लिए मशीन 3 है। सही है बच्चों? हाँ, अब जरा चेक करो पी पे 2 पे कौन सी वैल्यू है? पी पे 2 पे सर 25। क्यू के 4 पे कौन सी वैल्यू? क्यू के 4 पे 21 है। आर के 1 पे 19 है। एस का 3 34 है। देखा सब आपने? सो 25 21 19 34 आगे इसको ऐड करो सब लोग। तो ऐड कर कितना आएगा? 5 1 4 5 और 1 6 4 10 9 9 आ जाएगा। हो जाएगा 2 2 4 4 5 6 7 8 9 99। So guys, the processing cost is 99 yes rupees. So the total minimum processing cost is 99 rupees. Total minimum processing cost is 99 rupees. आ गया बच्चों? एकदम परफेक्ट है। आया क्या सबको? यस बच्चों सबको आया क्या? सर आपका नाम क्या है? रे बी टैग ऑफिशियल। बेटा मेरा नाम तुझे नहीं पता, मेरा नाम मिथिलेश सर है। देखना उसमें दिखा भी रहेगा। बेटा ऐसा मत कर, तू मुझे पहचान ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे करेगा? हाँ बेटा बॉक्स बनाना जरूरी है। असाइनमेंट वाले में बॉक्स बनाना बहुत कंपलसरी है। सभी लोग ध्यान से देख लो, असाइनमेंट वाले में बॉक्स बनाना बच्चों कंपलसरी है। ठीक है, ओके। देखा बच्चा बोलता है खुद ही मैथ्स तो बहुत इजी है। सर आपके चैनल एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा आपकी। थैंक यू सो मच अर्चना बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा प्रोबेबिलिटी बताता हूं। देखो मैं आपको वो चैप्टर्स पहले टारगेट कर रहा हूं जिससे आपके ज्यादा चांसेस हो जाए। तो लगभग मैंने 7 + 7 + 6 + 9 बिकॉज असाइनमेंट प्रॉब्लम में 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट? क्योंकि हमारा 9 मार्क का चैप्टर ही है। तो देखो ये आ गया आपका 4 मार्क क्वेश्चन, हो गया। अब ये देखो सब लोग मशीन का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सो क्या बोला है? मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म, यस, a machine operator has to perform 2 operations, turning and threading on 6 different jobs. The time required to perform these operations for each job is known. दिया गया सबको यहाँ पे। टाइम फॉर टर्निंग के लिए 3 है, टाइम फॉर थ्रेडिंग के लिए 8 है। तो मशीन जॉब यहाँ पे हर जॉब को कितना दिखा दिया। Determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time required to complete all the jobs. Also find the total processing time and idle time. तो बच्चों टोटल प्रोसेसिंग टाइम, आइडल टाइम, सब ये सब क्वेश्चन लोग पूछते हैं। मशीन वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये मशीन वाला क्वेश्चन है, प्लीज आप सभी लोग अच्छे से देखो बिकॉज मैं आपको एक मशीन वाला क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी बच्चे को दिक्कत हो जाए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग को बच्चा यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट करना पड़ेगा सोल्यूशन में। तो सीक्वेंस कैसे बनाते हैं? तो हमारे पास टेबल दिया गया रहेगा, है कि नहीं? जस्ट 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें यहां बनाना पड़ेगा सीक्वेंस। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? मिनिमम ऑफ टर्निंग एंड थ्रेडिंग, बराबर ना? बिकॉज जब कभी भी हम यहाँ पे सीक्वेंस चेक करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो सब लोग पहले आप ऐसा टेबल बना लो। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 अच्छे 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे यहाँ पे? जी हाँ, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। दोनों की सबसे मिनिमम 2 है। याद रखना बच्चों, अगर टर्निंग है तो हम लोग स्टार्टिंग से लिखेंगे और थ्रेडिंग आता तो पीछे से, क्योंकि पहला ये है फिर दूसरा ये है ना। तो टर्निंग आया सबसे मिनिमम तो स्टार्ट में लिखेंगे और थ्रेडिंग सबसे मिनिमम आया तो पीछे से। तो यहाँ पे 2 सबसे मिनिमम वैल्यू है बच्चों और वो क्या है? टर्निंग का है, तो आगे लिखेंगे। लेकिन कौन सा जॉब है? 4। जॉब 4 आ गया। अब बताओ 2 के बाद सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है? सर 3 है बच्चों। 2 के बाद सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। और 3 यहाँ, सॉरी गलती हो गई। वेट सॉरी गाइस, सॉरी। सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है बच्चों। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 1।
तो 1 होने की वजह से सबसे पहले कौन आएगा 6, वो भी पीछे से क्यों? क्योंकि थ्रेडिंग है ना, सो थ्रेडिंग हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आपका पीछे से आएगा। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है 2, और उसका जॉब कौन है 4, वो आगे आ जाएगा बिकॉज वो टर्निंग का है। फिर नेक्स्ट जॉब कौन है बच्चों 3 है, किसका है? टर्निंग का, थ्रेडिंग का, थ्रेडिंग मतलब पीछे जाएगा। 3 के लिए कौन है 5, लिख दिया 5, एकदम सिंपल है। 2 3 1 हो गया। अब इसके बाद आता है 3, एक और है 3 ये भी है, तो 3 में 2 लोग हैं, तो ये तो आपका पीछे से आ गया और ये आपका 1 हो गया, यहां पे आ गया। अब बचा कौन 12 5 10 9, सबसे कौन है यहाँ पे 5 मिनिमम है, 5 कौन है 3, तो आगे जाएगा। अब बचा कौन, ये तो आपका 2 आ जाएगा। बच्चा 5 2 बार लिख देगा, सॉरी 5 नहीं 3 है, सॉरी गाइस। सब लोग सीक्वेंस चेक कर लो। 4 1 3 2 5 6, 4 1 3 2 5 6, 4 1 3 2 5 6। फोर 1 3 2 5 6 बराबर बच्चों, यस। चलो कोई नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल में हम क्या लिखेंगे, जॉब। जॉब का सीक्वेंस क्या देंगे, 4 1 3 2 5 6, 4 1 3 2 5 6। फिर यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टर्निंग, इसमें 2 आएगा, एक आएगा इन और एक आएगा आउट। फिर आएगा बच्चों थ्रेडिंग, उसके लिए भी इन, उसके लिए भी आउट। बच्चों एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत अच्छे से समझेगा। मशीन का क्वेश्चन करके जाए सब लोग। अच्छा कई सारे बच्चों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग जॉब 4 के पास आते हैं। सब लोग यहां देखो, चाहिए तो आप यहां पे लिख दो सब लोग, ऐसा अगर कंफ्यूजन ना हो ना तो ऐसे लिखो, बताता हूं मैं, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। 4 1 3 2 5 एंड 6 सबकी वैल्यू लिख लो, तो उससे क्या होता है कभी गलती नहीं होती बेटा। 4 का यहाँ पे क्या है 2 6, दैट इज 2 6। फिर क्या है हमारा 1 का बेटा क्या यहाँ पे 3 8। फिर 3 का है 5 9। फिर 2 का है 12 10। फिर आपका 5 का है 9 3। फिर है 6 11 1। अब देखो सब लोग, सबसे पहले अगर जॉब 4 को अंदर जाना है तो जो टर्निंग वाला मशीन है अभी एकदम बैठा हुआ है, मतलब उसकी एंट्री कहां होगी, 0 पे एंट्री होगी, है ना बेटा, उसकी एंट्री कहां होगी, 0 पे होगी। अब थ्रेडिंग के अंदर ये देखो, ये आपका टर्निंग है और ये थ्रेडिंग है, तो टर्निंग में जाने के बाद वो कितने घंटे तक काम करेगा, 2 घंटे तक, मतलब 2 घंटे काम करने के बाद 2 घंटे पे आउट होगा। जैसे वो 2 घंटे पे आउट होगा तो वहां पे इन क्या होगा, 2 घंटे पे इन होगा, जैसे बिकॉज ये 0 पे इन नहीं होगा ना, बिकॉज तब तक थ्रेडिंग को वेट करना पड़ेगा, बिकॉज टर्निंग के प्रोसेस, टर्निंग खत्म होने के बाद ही आपका थ्रेडिंग आएगा। तो इन पे 0 हुआ, इनिशियली इन हुआ 0 टाइम पे, फिर 2 घंटे तक काम हुआ, फिर उसके बाद 2 घंटे से जैसे ही निकला वो 2 आवर पे ही वहां एंटर करेगा, मतलब 2 बजे से मान लो 12:0 पे इन किया, 12:02 पे निकला, तो यहाँ पे इन तो 12:02 पे ही करेगा ना वैसा। फिर कितने घंटे काम करेगा, 6 घंटे, तो 2 में 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8, बराबर बच्चों, यस करेक्ट है ना, यस वेरी गुड। फिर अब टर्निंग वाला मशीन 2 पे आउट हो चुका है, मतलब 2 पे फ्री हो चुका है। अब ये जॉब 1 है वो 2 पे एंट्री करेगा, बराबर ना, बिकॉज टर्निंग मशीन के अंदर एंट्री करनी है ना, वो 2 पे फ्री हो गया था। अब 2 पे एंट्री करने के बाद कितने घंटे तक काम करेगा, 3 घंटे तक, 2 + 3 5 तक काम करेगा, सही है। अब 5 पे काम कर दिया, लेकिन जरा ध्यान देना सब लोग, अब ये 5 से निकलेगा तो कहां जाएगा, थ्रेडिंग पे जाएगा, लेकिन थ्रेडिंग तो 8वें घंटे तक काम कर रहा है, 8वें मिनट तक काम कर रहा है, तो ये 12:05 पे निकल गया, लेकिन आपका थ्रेडिंग वाला मशीन तो 12:08 तक बिजी है ना, मतलब उसकी एंट्री 8 पे होगी ना कि 5 पे। यहां पे 2 पे एंट्री क्यों हुई, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्री था, फ्री होने की वजह से वेटिंग में था, जैसे क्या फट से एंट्री हो गई, लेकिन अब तो काम होने लगा ना 8 मिनट तक, राइट, तो 8वें पे एंट्री होगी, और कितने तक काम होगा, 8 मिनट तक, या जो भी समझो 8 + 8 16 तक, देखा आपने, सिंपल। अब एंट्री टर्निंग की कहां होगी, 5 पे फ्री हो चुका है तो 5 पे एंट्री हो जाएगी।
और 5 घंटे तक या 5 मिनट तक काम करेगा। 5 + 5 10 पे काम करेगा। अब ये 10 पे फ्री हो रहा है, लेकिन एंट्री तो यहाँ पे 16 पे होगी, क्योंकि हमारा थ्रेडिंग और 16 मिनट पे फ्री होगा, तो एंट्री होगी 16 पे। और कब तक काम करेगा? 9 मिनट तक। 16 + 9 कितना होता है? 25 बराबर 25। देखा आप सभी ने, एकदम सिंपल है, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करो, बहुत आसान लगेगा। देखो बराबर जा रहे बच्चों। सुनो, अब 10 पे हमारा टर्निंग एंट्री हो, मतलब फ्री हो चुका है, तो एंट्री होगी 10 पे, लेकिन 12 मिनट तक उसके अंदर काम होगा, तो 10 + 12 12 10 22 हो जाएगा। अब ये 22 पे तो फ्री हुआ, क्या 22 पे एंट्री करेगा? नहीं, क्योंकि ये तो 25वें मिनट तक काम कर रहा है, तो एंट्री 25 पे होगी। और कितने मिनट तक काम होगा? 10 मिनट्स तक। 25 + 10 = 35। नेक्स्ट, 22 पे फ्री हो गया, लेकिन 9 मिनट का काम करना है उसको, तो 9 22 और 9 कितना था बच्चों? 31 बराबर ना। 22 + 9 = 31। 31 पे फ्री हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एंट्री होगी 35 पे, बिकॉज वो 35 पे, जब तक ये फ्री नहीं होगा तब तक एंट्री हो नहीं सकती, बिकॉज प्रोसेस में ऑलरेडी काम चल रहा है ना। फ्री नहीं हुआ तो आप कैसे करोगे? और 3 मिनट तक काम, 35 + 3 = 38 तक काम करेगा। वेरी गुड। अब 31 पे फ्री हो गया बच्चों, अभी 11 मिनट तक काम करेगा। 31 + 11 कितना होता है बच्चों? 41। सॉरी 42। 42 पे फ्री हुआ, वो तो 38 पे ही फ्री हो गया था, वो तो 38 पे ही फ्री हो गया था। समझे ना बात को? तो क्या यहाँ पे 38 लिखेंगे? अरे क्या मतलब, ये तो 42 तक बिजी है ना, तो क्या आधा अधूरा निकाल के फेंक देंगे? जा 38 पे फ्री हो गया, 38 पे तो घुस जा। नहीं, जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। मतलब इस थ्रेडिंग वाले मशीन को 38 के बाद 39 40 41 42 तक वेट करना पड़ेगा, और 42 पे इसकी एंट्री हो जाएगी, और 1 मिनट तक काम होगा। 43 पे वो बैक्स हो जाएगा। देख लो, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब बच्चे यहां पे निकालना है मुझे टोटल इलैप्स्ड टाइम। बच्चे यहां पे टोटल इलैप्स्ड टाइम क्या आएगा सर? 43। दिस इज द टोटल इलैप्स्ड टाइम। टोटल कितना काम है? 43। आई थिंक मिनट्स है। यस। अब आइडल टाइम निकालते हैं दोनों का। आइडल टाइम फॉर टर्निंग एंड आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग। देखते हैं कैसे आता है। सब लोग देखो यहां पे, देखते हैं टर्निंग कब आइडल हुआ। देखते हैं, 0 पे एंट्री हुई, 2 पे एग्जिट हुआ, फिर 2 पे एंट्री हो गई, 2 पे एंट्री किया, 5 पे एग्जिट हुआ, 5 पे ही एंट्री हुई, मतलब अभी तक फ्री नहीं है। 5 पे एंट्री हुआ, 10 तक एग्जिट हुआ, लेकिन 10 पे ही एंट्री हो गई। 10 पे, ध्यान दें सब लोग, 10 पे एंट्री हुई, 22 पे एग्जिट हुआ, और 22 पे एंट्री हो गई। 22 पे एंट्री होने के बाद 31 तक काम हुआ, 31 पे एंट्री हो गई। 31 पे काम होने के बाद 42 तक खत्म किया। अरे सर ये तो फ्री नहीं हुआ, रुको बताता हूं। 42 तक खत्म हुआ, लेकिन थ्रेडिंग ने कहां तक काम किया? 43 तक। मतलब पूरा मशीन 42 पे खत्म होने के बाद थ्रेडिंग का वेट किया उसने 1 मिनट तक, मतलब आपका टर्निंग 1 मिनट तक बैठा रहा। याद रखना, अगर आपको टर्निंग का मतलब पहले वाले का अगर आपको निकालना आइडल टाइम, तो elapsed टाइम में से ये टाइम निकाल दो, दैट इज 43 - 42। क्योंकि आप देखो ना, इन जनरल भी समझ में आ रहा है कि 42 पे यहाँ पे फ्री हो गया, लेकिन जो थ्रेडिंग वाला बंदा था उसने 43 पे काम खत्म किया, तो उसे 1 मिनट तक वेट करना पड़ा। यस, 1 मिनट इज द आइडल टाइम। अब हम बात करते हैं थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग का देखते हैं। एंट्री 2 मिनट पे हुई है, मतलब यहीं पे फिक्स हो गया, 2 मिनट से वेट किया है, प्लस 2 पे एंट्री हुई, 8 पे एग्जिट, 8 पे काम मिल गया, वेरी गुड, कोई कुछ नहीं हुआ। 8 पे एंट्री होकर के 16 पे एग्जिट हुआ, 16 पे ही काम मिला है, मतलब वेट नहीं करना पड़ा। 16 पे एंट्री हुआ, 25 पे निकला, 25 पे ही काम मिल गया, यहां पे भी कुछ टेंशन नहीं है। 25 पे निकला, 35 पे मिला, राइट ना, मतलब 35 पे निकला, यहाँ पे 25 पे एंट्री करके 35 पे निकला, 35 पे ही जॉब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। 35 पे निकलने के बाद 38 पे निकला यहाँ पे, लेकिन 42 तक उसे वेट करना, मतलब 4 मिनट तक। 38 के बाद 39 40 41 42, 4, बिकॉज 38 पे फ्री हो गया, लेकिन 42 पे उसे जॉब मिला, 4 मिनट तक वेटिंग था, +4 विच इज इक्वल टू 6 मिनट। तो आपका जो थ्रेडिंग है बच्चों 6 मिनट का उसका आइडल टाइम था। समझा क्या सबको? यस, मतलब आ गया इतना। अरे क्या बात है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। किसी ने कुछ चैट रेवेन्यू भेजा। अरे बेटा मैं क्या बताऊं आप लोग को, मैं देखा नहीं आपके चैट्स, एकदम पढ़ाने पे बिजी था मैं।
सभी को ये समझ में आ गया क्या? जल्दी बोलो सब लोग यस। बेटा सबको समझ में आ गया क्या? हाँ या ना में जल्दी जवाब दो। चलो तो हमने ये असाइनमेंट सीक्वेंसिंग कर दिया खत्म। तो बच्चा असाइनमेंट सीक्वेंसिंग हो गया। अब प्लीज ध्यान से देख लो सब लोग। लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है मुझे पता है, बट फिर भी एक बार देख लो सब लोग अच्छे से। प्रोबेबिलिटी कर लेते बेटा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 11 मार्क का चैप्टर है। बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी है 11 मार्क का चैप्टर, देख लो। सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी 11 मार्क का चैप्टर है। सब लोग ध्यान पे क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको। बच्चों टेबल दिया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है बच्चों। टैबुलर वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है। आपको एक्स की वैल्यू देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देगा, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे। तो हमेशा याद रखना कि अगर टेबल के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है, मतलब के करके कोई ऐसा मिसिंग है, तो हमेशा याद करो सब लोग, आप पहले क्या बोलोगे सोल्यूशन में कि गिवन फंक्शन इज। बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, या इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लिखो तो भी चलेगा। तो हमेशा रखना पी ऑफ एक्स मतलब सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। बच्चों याद रखना पी ऑफ एक्स मतलब सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। चलो ऐड करो, के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। देखो सब लोग, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। सबको ऐड करो बच्चों, k 2k 3k 4 5 5k 6 7 8k 8k प्लस k इज 9k, k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर, तो कितना? 7 2 9 1 10, 10 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा? 10k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9k, ये इक्वल टू 1 होता है, सॉरी। टेन के स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बच्चों, जस्ट वेट, मैं फिर से कर लेता हूँ। k प्लस 2k 3k, क्या कर रहा हूँ, बोलो k प्लस 2k 3k 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 9k, उसके बाद 10k स्क्वायर, फिर 1 को इधर भेज दो इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 1 जा 10, 10 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे 9 आए, 10 1 जा 10, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल 0। इसमें से 10 कॉमन ले लो, k कॉमन लो, k प्लस 1 आएगा, इसमें से माइनस 1 कॉमन लो, k प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। k प्लस 1 इक्वल साथ में आ जाएगा और 10k माइनस 1 साथ में आ जाएगा। बच्चों k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी? -1, और यहाँ पे k की वैल्यू आएगी 1/10। बच्चों याद रखना प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में अगर आप k निकालते हो, k कैन नॉट बी निगेटिव, k आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। लिखते हैं यहाँ पे k कांट बी निगेटिव, देयरफॉर k की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1/10। आ गया पहली वैल्यू, यस। अब दूसरा क्या पूछा हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। बच्चों 3 से छोटा कौन कौन है? k और 2k, मतलब k और 2k लेते हैं तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, बिकॉज x इज लेस देन 3 ना, 3 से छोटा है तो 1 को लेंगे और 2 को लेंगे। सर 3 को नहीं लेंगे क्या? नहीं लेंगे। सर क्यों? बिकॉज लेस देन बोला है ना बेटा, तो लेस देन में 3 नहीं आएगा, इक्वल टू बोला होता तो हम 3 को भी लेते हैं। p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, p ऑफ 1 इज k प्लस 2k विच इज 3k, और k तो हमारा 1/10 है, सो 3/10। देखा, इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज सॉरी 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, मतलब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, तो 0 और 3 के बीच में मतलब
0 से बड़ा 3 से छोटा, तो 0 से बड़ा कौन है 1 2, 3 से छोटा भी 1 2 है, बराबर वही आया p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 ही आया इसके अंदर भी, k प्लस 2k 3k 3/10। चलो आ गया लास्ट वन, फोर्थ वन, x इज ग्रेटर देन 4। बच्चों x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, बोलो 4 से बड़ी कौन है, 5 6 7 है, मतलब p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7। तो बच्चों क्या हो जाएगा k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k, वैल्यू पुट करो सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा बस। यस, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक टेबुलर क्वेश्चन फिक्स पूछेगा बच्चों, प्लीज एक टेबुलर वाला क्वेश्चन फिक्स पूछेगा कि आपको टेबल दे देगा, बोलेगा के निकालो प्रोबेबिलिटी निकालो, आपको ऐसे ही करना है, के निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको ऐसे ही करना है बेटा, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज करके जाना इसको, मैं पहले ही बोल रहा हूं। बाकी सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको इसके अंदर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहा हूं बच्चों, सब लोग क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया आपको, बिकॉज मुझे सारे इंपॉर्टेंट बताने बच्चों, अच्छे से कर लो यार, मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहता कि कोई भी मिस हो जाए, नहीं बहुत सारे समय बेटा आप कर लो। ओके तो क्या हो जाएगा बायनोमियल में, अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, फॉर्मूला होता है बेटा NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, इसके अंदर जो p होता है बच्चों ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और याद रखना p प्लस q इज ऑलवेज इक्वल टू 1, n होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मीन निकालना हो बच्चों, मीन होता है आपका एनपी, वेरिएंस होता है आपका एनपीक्यू, और एसडी तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू होता है। ओके चलो बहुत बढ़िया, हाँ बेटा 5 बोर्ड पेपर कर लो, आपको मैक्सिमम चांसेस आ जाएंगे। फिर आपका आता है बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x e रेस टू माइनस x m रेस टू x डिवाइड बाय, एक मिनट, हे राम, बराबर। सो बच्चों क्या होता है e रेस टू सॉरी e रेस टू माइनस m रेस टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, ये होता है बच्चों। इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। चलो तो इसके ऊपर मैं करा दे रहा हूं क्वेश्चन, यहां देखो जैसे यहां पे क्या बोला बच्चों कि x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और m की वैल्यू 5 है और e रेस टू माइनस 5 की वैल्यू दी है 0.0067। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, वो कैसे आएगा बेटा, फॉर्मूला पता है ना आपको, e रेस टू माइनस m रेस टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, यहाँ पे m के प्लेस पे 5 है, e रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू x, सर x के प्लेस पे भी 5 है, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 5 की वैल्यू है 0.0067, 5 रेस टू 5 सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, बट इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 या 2 से बड़ा मतलब क्या होगा 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट जाएगा, तो इसको उल्टा करने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू दिया, इक्वल टू मत लिखो बस इतना। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब क्या आएगा 1 एंड 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अब अपना फॉर्मूला यूज करो, x इक्वल टू 0 निकालो, x इक्वल टू 1 निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। वो जो प्रोबेबिलिटी में आप लोग बायनोमियल करके जाओ, पॉइजन करके जाओ, और वो जो टेबल वाला क्वेश्चन कराया वो करके जाओ, प्लीज वो सारे टाइप के क्वेश्चन करके जाओ बच्चों। अब देखो फटाफट मैं आपको बता देना चाहता हूं बाकी में क्या करो आप लोग, प्लीज
बिकॉज जहां जहां पर मेन चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। प्लीज सभी लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, प्लीज ध्यान दो सब लोग। अब ये जो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, आप सभी को पता है बच्चों। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-5 मिनट और, बिकॉज इस सब में आपको बता देना चाहता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन बच्चों, प्लीज ये जो आपका मंथ वाला क्वेश्चन करके जाओ सब लोग, इसके आने के चांसेस हैं। जैसे क्वेश्चन देख लो सब लोग, अ बिल ऑफ रुपीज 10,100 ड्रॉन ऑन 14 January फॉर 5 months was discounted on 26th March. The customer was paid rupees 9,939.25 rupees. Calculate the rate of interest. ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करके जाना। यहां पर हमें बच्चों फेस वैल्यू कितनी दी है, जी हाँ 10,100 रुपीज। उसके बाद सीवी कितना दिया है, 9,939.25 रुपीज। अब सभी आप लोग क्या निकालोगे, बैंकर्स डिस्काउंट। क्या निकालोगे बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट। और आप सभी को पता है बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, एफवी माइनस सीवी। बोलो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है आपका, एफवी माइनस सीवी। यस, तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, एफवी माइनस सीवी। तो आपने बैंकर्स डिस्काउंट निकाल दिया, कितना मिला 160.75। अब जरा ध्यान दो, डेट ऑफ ड्रॉइंग यहाँ पे क्या है बेटा 14 जनवरी, देखो लिखा हुआ है, और पीरियड कितना है 5 महीने। तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट, 5 महीनों के बाद, मतलब जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बराबर ना। अरे 5 महीने बाद क्या आएगा, जन के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। दैट मींस 14 जून क्या होगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। लेकिन जो आपका लीगल ड्यू डेट होता है वो हमेशा नॉमिनल ड्यू डेट से 3 दिन ज्यादा होता है। तो अगर आपका नॉमिनल ड्यू डेट है 14 जून, तो आपका बच्चों लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा 3 दिन बाद, मतलब 17 जून। समझ गए। अब यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया 26 मार्च। तो अपने को काउंटिंग मार्च से करनी पड़ेगी, जैन से नहीं। हमेशा देखना काउंटिंग हमेशा नंबर ऑफ डेज की मार्च से करनी पड़ेगी, बिकॉज डिस्काउंट जब से दिया गया तभी से काउंट करना होता है। 26 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च होता है 31 डेज का, तो 26 से करोगे 26, 27, 28, 26, 27, 28, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 डेज, सॉरी 5 डेज, 26 बाद 27, 28, 29, 30, 31, बराबर 5 दिन। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, ये 5 दिन हो गए। फिर अप्रैल पूरा 30, मई पूरा 31, बट जून में आपका लीगल ड्यू डेट कहां तक है, 17 तक, मतलब 17 तक लोगे। तो आपको टोटल वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 83। क्या मिल गया आपका 83। सो नाउ आपका बैंकर्स डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फॉर 83 डेज के लिए। तो आपको पता है कि बैंकर्स डिस्काउंट कितना है 160.75, और मुझे एफवी पे इंटरेस्ट लेना है, तो एफवी कितना है 10,100, कितने डेज के लिए 83 डेज के लिए। उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 83/165, और हमारा परसेंटेज कितना है आर के लिए, तो R/100। इसको सिंप्लीफाई किया, मुझे क्या मिला 6.99 विच इज इक्वल टू 7। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करके जाओ आप लोग। ओके ऐसे क्वेश्चन करके जाओ, ये हो गया। फिर डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चन कर लो आप लोग, सब लोग एक बार रिवाइज कराओ बच्चों। इंश्योरेंस एन्युटी में से ये क्लेम एंड ऑल एवरीथिंग कर लेना आप लोग सब लोग, बिकॉज ये आपका अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होती है, फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपका एन्युटी ड्यू क्या होता है। सो इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू दोनों है। देखो साहब यहां देखो, बिल्डिंग वर्थ रुपीज 50 lakhs is insured for 4/5 of its value at a premium of 5%. Find the amount of premium. Also find the commission of the बच्चों find the commission of the agent if the rate of the commission is 3%. तो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है 50 lakhs, और पॉलिसी वैल्यू क्या है 4/5 दिया है, तो 4/5 का 50 lakhs करेंगे तो कितना आएगा 40, बराबर। अब रेट ऑफ प्रीमियम कितना बच्चों 5%, तो जो हमारा प्रीमियम है मतलब पॉलिसी वैल्यू है उसका हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ प्रीमियम। तो रेट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा बेटा 5% ऑफ 40 lakhs, मुझे कितना मिला 2, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 2 लाख रुपीज। तो हमारा प्रीमियम अमाउंट क्या हो गया 2 लाख रुपीज। अब जो कमीशन होता है बच्चों हमेशा प्रीमियम के ऊपर होता है। देखो LIC वाले या जो लोग भी कमीशन मिलता है, जब आप प्रीमियम पे करते हो उसी के ऊपर उनको कमीशन मिलता है, आप नहीं पे करो उनको कमीशन नहीं मिलेगा। तो कमीशन कितना 3%, किस पे, प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना 2 लाख रुपीज का, तो 2 लाख का 3% निकला 6,000 रुपीज। मतलब अगर सामने वाले बंदे ने 2 लाख रुपए भरे कंपनी के अंदर तो उसे 6,000 रुपए मिलेंगे एज अ कमीशन। सिंपल क्वेश्चन था।
ऐसे बच्चों यहां पे देखो सब लोग कि कार वर्थ रुपीज 5,40,000 इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज 4,50,000। तो हमारा पॉलिसी वैल्यू क्या है, सॉरी इंश्योर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 4,50,000 और वैल्यू ऑफ द कार कितना है 5,40,000। द कार इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2,40,000। यहाँ पे डैमेज कितना है 2,40,000। अब क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। तो क्लेम निकालना है हमें। तो क्लेम क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। बच्चों क्लेम क्या होता है, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो हमारा इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है 4,50,000, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 5,40,000 और लॉस कितना है 2,40,000 का। सॉल्व किया हमें मिल गया यहाँ पे 2 लाख रुपीज। तो कंपनसेशन यहाँ पे क्या होगा 2 लाख रुपीज का। कंफर्म बच्चों, हाँ या ना? बच्चों समझ में आया क्या सबको? अरे जाना नहीं फटाफट, अभी हम लोग सब लोग खड़ा बता दे रहा हूं क्या करना है। ये हो गया बच्चों। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन इमीडिएट एन्युटी। देखो बोला इसने, ये इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा इमीडिएट एन्युटी के ऊपर और ₹20 पर ईयर। तो इमीडिएट बोल दिया मतलब आपका 41,000 यहाँ पे, सॉरी 20,000। इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, रुक जाओ बिकॉज छिप गए हमारे आंसर क्वेश्चन। हाँ यहाँ, so find the rate of interest compounded annually if an immediate annuity of rupees 20,000 per year। तो यहां पर बच्चों हमारा 20,000 ये हमारा कॉस्ट है और ए यहाँ पे क्या है 41,000। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए पर ईयर अमाउंट, हाँ 2 years बराबर, 2 साल के लिए बराबर। अब हमारा ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C अपॉन आई इंटू 1 प्लस अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। 20,000 डिवाइड बाय आई, क्योंकि सी की वैल्यू है ए की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने पे हमने क्या कर दिया 20,000 को यहां भेज दिया। तो 41 डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आई का स्क्वायर किया 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय आई। फिर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दिया, बचेगा 2i प्लस आई स्क्वायर डिवाइड बाय आई। आई से डिवाइड कर दिया, एक आई कैंसिल, 2 प्लस आई और उसको सिंप्लीफाई किया 2.05 आ गया। 2 को उधर भेज दिया तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.05 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0.05। बट हमेशा हमारा आई क्या होता है बच्चों r अपॉन 100, सबको पता है आई की वैल्यू क्या होती है r अपॉन 100। तो आई की वैल्यू पुट किया तो हमें r मिल गया, r मिल गया 5। तो r ही क्या होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कितना सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सब, ठीक है। देखा बच्चों आपने ये कर लिया। अब लीनियर रिग्रेशन में प्लीज सभी लोग ये टाइप का क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। चलो तो लीनियर रिग्रेशन थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। सो सबको समझ में आया क्या, जल्दी बोलो फटाफट बच्चों, सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। सबको समझा क्या? प्लीज आप सभी लोग से दरख्वास्त है, मैंने लगभग पूरा रिवाइज किया है। हाँ लीनियर रिग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें भी आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करके जाओ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहते ये कर लो आप लोग। फिर डायरेक्टली आपको इक्वेशन दिया रहेगा या आपको एक्स दिया रहेगा, वाई बार दिया होगा, एक्स बार दिया होगा, रो एक्स दिया, रो वाई दिया है, आर निकालने बोला है। तो आपको पता है बी एक्स वाई क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का डिवाइड बाय रो का स्क्वायर, या बोल सकते हैं बी एक्स वाई होता है आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सो हमने सारी वैल्यू पुट की, हमारे पास बी एक्स वाई आ गया। तो बी एक्स वाई आ गया तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यस बड़ा चलेगा चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आपने चैनल पे लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो एंड बच्चों फटाफट शेयर करो यार। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया। क्या अभी सभी को समझा क्या? जल्दी बोलो फटाफट। यस थैंक यू सो मच। तो आप लोग हर चैप्टर के, सुन लो मेरी बात, जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर चैप्टर के मिसलेनियस में, लास्ट में मिसलेनियस में आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स दिया है, वो पूरा पढ़ डालो। सब लोग वो पूरा पढ़ डालो बिकॉज वहीं से पूछता है बच्चों, वहीं से पूछता है। चलो बहुत अच्छा लगा एंड सब लोग अच्छे से कल प्रैक्टिस करके जाना और पेपर लिखते समय एकदम दिमाग को शांत करके लिखना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ठीक है। हड़बड़ी मत करना। मैथ्स 1 पहले सॉल्व करने की कोशिश करना बिकॉज मैथ्स 1 बहुत कम टाइम में खत्म हो जाता है। बाकी जो कैलकुलेशन रहेगा आपका मैथ्स 2 में रहेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया मुझे, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलेंगे किसी और सेशन में। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट सभी को कल के एग्जाम के लिए।